है 3 बजे तक त्रिपुरा में, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी 66.34%, पश्चिम बंगाल में एक नहीं बल्कि 3 बजे तक 66.34%, उत्तर प्रदेश में अब तक 47.44%, उत्तर प्रदेश में, और तमिलनाडु में 51%, उत्तर प्रदेश में कम है, आंकड़े जो बता रहे हैं वो कम है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में 53.4% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है 3 बजे तक। त्रिपुरा में अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान अभी आज की तारीख में हम देख रहे हैं 68% से ज़्यादा, 68.35% त्रिपुरा में मतदान। तो 3 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 66.34% मतदान हुआ है। त्रिपुरा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और इसके बाद बाकी राज्य, ये सब। तो ये तमिलनाडु में 51% मतदान है। बाकी आंकड़े आप तक जैसे जैसे हम स्क्रीन पर इसे अपडेट करेंगे और आप तक और पहुंचाएंगे। पुदुचेरी में भी 58% मतदान की खबर आ रही है, और इसके अलावा मणिपुर में 63% की मतदान है, और मध्य प्रदेश में 53.40%, जम्मू कश्मीर में 57%, छत्तीसगढ़ में 58%, बिहार में बहुत कम है 39.73%, बिहार में अभी तक है मात्र। असम में 60% से ज़्यादा मतदान है 60.70%, अरुणाचल प्रदेश में भी 54% है, जबकि अंडमान निकोबार में 45%। तो अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश में अभी तक मात्र 47% उत्तर प्रदेश में है, और उत्तराखंड में मात्र 45%। ये आंकड़े आप देख रहे हैं, और अभी तक यानी 3 बजे तक 3:38 इस वक्त का समय अपडेटेड जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े हम तक हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर टर्नआउट ऐप चुनाव आयोग का, उस आधार पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि त्रिपुरा में अभी तक 3 बजे तक 68.35% की वोटिंग हो चुकी है, पोलिंग हो चुकी है। तो ये आंकड़े हम आप तक धीरे धीरे जो भी है, आप हमारे लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन देख रहे हैं वहां पर ये अपडेटेड आंकड़े आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बिहार में सबसे कम मतदान दिखाई दे रहा है। बिहार की स्थिति जो है वो 39.73% बिहार में है, और लेकिन छत्तीसगढ़ के आंकड़े को ठीक कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में 58.14% है, और ये आंकड़े आप तक हम स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। अब सीधा हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। बहुत कुछ आप देख रहे हैं इन आंकड़ों के आधार पे। जल्दी से ये आंकड़े, इन आंकड़ों पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कुछ कहते हैं ये आंकड़े, और मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या ठीक हैं या कम है? समाप्त होगा और आखिरी में 1 घंटे बाद तक जब कंपाइलेशन होगा, मुझे लगता है ये आंकड़ा बढ़ेगा। अभी बिहार को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में ठीक ठाक मतदान चल रहा है। अगले 6 चरणों में बड़ी चुनौती है विपक्ष के लोगों के सामने। वे कितना मतदान करा पाते हैं, वे अपने मतदाता को कितना मतदान केंद्र तक लेकर आ पाते हैं, ये बड़ी चुनौती है। कई बार ऐसा होता है कि या तो मतदाता उदासीन होता है तो वोट देने नहीं जाता। इस बार एक चर्चा कम देखने को मिल रही है कि नोटा को लेकर, शुरू में ऐसा लगा था कि नहीं, किसी को नहीं देना है, नोटा को वोट देंगे। वो प्रवृत्ति इस बार मुझे कम दिखाई दे रही है। मतदाता बिल्कुल स्पष्ट है, आर या पार। उसने मन बना लिया है कि उसे क्या करना है। वोट देने जाने से कई दिन पहले आमतौर पर मतदाता अपना मूड बना लेता है। तो आज के बाद के जो चरण होंगे उनमें भी देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है। ये तो पहला चरण है, अभी तो 6 चरण है, लंबा चुनाव 1-1.5 महीने। डॉक्टर साहब, जरा आपको रोकना चाहूंगा। सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इनसे जरा समझना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के केस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में अभी आपने बताया था डॉक्टर राकेश पाठक जी की इस केस के फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, सुनवाई पूरी हो गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कल ईडी की तरफ से
कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा मीठा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसमें आम हो या मिठाइयां हो, ताकि डायबिटीज लेवल जो है उनका बढ़ जाए और उस आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। सर्वेश मिश्रा जी, जहां तक मैं समझा हूं इस केस को, और चूंकि इतनी खबरें ही आती रही और इस आधार पर ईडी ने जो रिपोर्ट लगाई उस पर आप लोगों ने भी आज जवाब दिया है। क्या कुछ है जरा बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये रिपोर्ट शायद मुझे लगता है आप लोगों ने भी पेश की होगी कोर्ट में। क्या कुछ कोर्ट में चला सर्वेश जी? सर शुक्रिया मौका देने के लिए। देश में जब 103 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है, इस समय पूरे देश को काम पर नहीं आम पर अगर भारतीय जनता पार्टी ला रही है, तो किस तरीके से वो भारी तरीके से हारने जा रहे हैं इसका पूरे देश को दिख रहा है। किस तरीके से कल एक देश की सबसे बड़ी एमिनेंट और प्रोमिनेंट कही जाने वाली संस्था ईडी ने कोर्ट के सामने क्या दलील दी। कोर्ट के सामने उन्होंने दलील दिया कि अरविंद केजरीवाल जी आम खा रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात। कल पूरे नेशनल टेलीविजन के कई प्राइम डिबेट्स सेट हो गए इस पे। कैसे उन नैरेटिव सेट करने के लिए डिबेट को सेट किया जाता है सब लोग जानते होंगे, और उस पर चर्चा होने लगी। आम कितना खा रहे हैं, कौन सा आम खा रहे हैं, कैसा आम था, कैसे खा रहे हैं, आम चूस के खा रहे हैं, काट के खा रहे हैं, बहस होने लगी। आप सोचिए असलियत यह है, आज कोर्ट के सामने आम आदमी पार्टी के हमारे जो वकील थे उनकी जो दलील पेश हुई उसमें एक एक चीज उन्होंने ऐसे साफ कर दी, उनकी कलई खुल गई। 48 बार उनको खाना गया है, और कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स द्वारा एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें खाना जाता है। 48 बार उनको खाना गया, जिसमें डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 3 बार मैंगो के कुछ पीसेस गए, 3 बार। आखिरी बार आम 8 तारीख को गए थे 3 पीसेस। देखिए मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि किस तरीके की चर्चाएं लोग इस समय करवा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी को हम लोग भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं, इनकी पोल खोलनी, इनकी कलई खोलनी भी जरूरी। 48 बार में 3 बार मैंगो के पीसेस गए हैं, जो कि डॉक्टर्स बकायदा बताते हैं कि डाइट में इस तरीके से इंक्लूड है। और किसी तरीके की अब तक कोई शुगर फ्री, कोई शुगर मिठाई नहीं है उनको। कुछ मिठाइयां भी शुगर फ्री मिठाइयां आती हैं, उसमें ऐसे चीजें शुगर फ्री मिठाइयां आती हैं, वो गई हैं। किसी तरीके का कोई भी मीठा उन्होंने, आज तक कोई चाय उन्होंने मीठे की नहीं पी है। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज मैं आपको बता दूं किस तरीके की चीज है, जो कि अच्छा किया ईडी वालों ने दलील दे दिया। वो 50 यूनिट इंसुलिन का इंजेक्शन उनको लगता है। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनको इंसुलिन उपलब्ध कराई जाए। वो 30 सालों से शुगर के पेशेंट हैं, पिछले 12 सालों से इंसुलिन देते हैं। 50 यूनिट की इंसुलिन उनको प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि उनको मिल नहीं रही है। डॉक्टर से 15 मिनट की कॉल, वीडियो कॉल जिसकी हमने रिक्वेस्ट की थी, वो भी उनको नहीं मिल रही है। उसका भी हमने निवेदन किया है। आप खुद बताइए कि एक मुख्यमंत्री को उनकी जो दवाइयां नियत हैं वो नहीं मिल रही हैं, ये कितना घोर अमानवीय काम है। भारतीय जनता पार्टी शारीरिक और मानसिक तौर पे भी हमारे नेताओं को तोड़ना चाहती है। क्या वो अरविंद केजरीवाल की जान लेने की साजिश कर रहे हैं? एक व्यक्ति जो दिल्ली के लिए इतना काम करते हैं, एक व्यक्ति जिसने भारतीय राजनीति में काम की राजनीति को स्थापित किया, अगर काम से आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आप उसकी जान लेकर उसे तोड़ना चाहोगे? आपने सांसद संजय सिंह जी की वो इंटरव्यू देखे, कैसे आपके चैनल पे ही वो बैठ के बता रहे थे कि शुरुआत के 11 दिन कितने कठिन थे जेल में। वो मानसिक तौर पे प्रताड़ना ही तो देने की साजिश थी। बाथरूम तक में आपने कैमरा लगाया हुआ था। आप सोचिए, शुरुआत के दिनों में सांसद संजय सिंह जी ने, मुझे याद है, आपके डीवी लाइव पर ही बैठ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि शुरुआत के 11 दिन कितने कठिन थे और बाथरूम तक पे कैमरा लगा हुआ था। मतलब किस तरीके से इंसान के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनका भी हनन हो रहा है। आपने एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया है, आप चुनाव हार रहे हैं इसके डर से गिरफ्तार किया है, आप राजनीतिक तौर पे चुनाव में नहीं लड़ पा रहे हैं इसलिए आपने फैसला लिया, चलो ठीक है हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जेल में भी आकर। लेकिन अब क्या आप मानवीयता के इतने निम्नतम स्तर पे कि आप उनको इंसुलिन दी जा रही है वो भी नहीं देने दोगे? अगर डॉक्टर कोई डाइट चार्ट दे रहा है कि इस हिसाब से जाएगा तो भी नहीं होगा। और आप खुद सोचिए कि कैसे परसों के दिन आईटी सेल वाले बीजेपी के
इस खबर को लीक करते हैं, आईटी सेल वाले लोग इस खबर को लीक करते हैं, और उस खबर को लीक करने के बाद कल वही दलील ईडी कोर्ट में देती है। कितनी शर्मनाक बात है कि जो आईटी सेल वाले 3 दिन पहले से फैला रहे हैं, वही सेम फैक्ट ईडी के वकील कोर्ट में दे रहे हैं। कल आज उनका हमने जवाब दिया है, और जवाब में कैसे बताया है कि आप एक मुख्यमंत्री के साथ, एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय राजनीति में काम की, राजनीति स्थापित की, बिजली पानी स्कूल की, अस्पताल की राजनीति को लेकर आए, ऐसे व्यक्ति को मारने की साजिश रच रहे हो आप जो इंसुलिन दी जा रही है उसको नहीं दे रहे हो। अब बाकायदा इसका आधार भी दिया, और कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया, कोर्ट ने तुरंत जेल अथॉरिटी को कहा कि आप 10 मिनट के अंदर सभी कागजात उपलब्ध करवाइए। और आप खुद सोचिए, कोर्ट, ईडी के पास कैसे जेल के वो कागज आ जाते हैं? वो तो कोर्ट के पास जाने चाहिए। कौन है इन साजिशों के पीछे? कहां ये लीक कराते रहते हैं लोग? अरविंद केजरीवाल जी को साफ तौर पे ये जान से मारना चाहते हैं। उनके मन की मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना कर रहे हैं लोग, और उसी के लिए सब कार्रवाई करा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज इनकी कलई खोल दी। वहां पे पूरे देश में असलियत बता दिया कि ऐसे ऐसे हैं। देश में आज पहले फेज का चुनाव है, कहां मुद्दों पे, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, कैसे आप रोजगार दोगे इसकी बात कर लो, कैसे आप, हालात ऐसे खराब हैं कि लड़का आईएएस बन जा रहा है और माँ बाप के पास सिलेंडर भराने का पैसा नहीं है। ये सब असलियत ना खुल जाए इनकी, इसीलिए चुनाव के पहले काम की जगह आम को लेकर आए हुए हैं। चुनाव के समय काम को नहीं बल्कि आम को लेके आए हैं। लेकिन ये आम की बात आई कैसे, और सबसे पहले वो आईटी सेल तक कैसे पहुंच गए? सर्वेश जी, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। हम लोग भी अभी चर्चा कर रहे थे, हम लोग भी यही कह रहे थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया जा रहा है ईडी की तरफ से कि वो आम इसलिए ज्यादा खा रहे हैं, मिठाइयां ज्यादा खा रहे हैं ताकि डायबिटीज लेवल जो उनका है वो बढ़ जाए और उनको बेल मिल जाए। लेकिन ये इतनी सारी चीजें कहां से आ गई, और ये पहले से कैसी ये बातें लीक हो जाती हैं, उसके बाद फिर ईडी उसी बात को वहां रखती है और फिर आज उस पर दलीलें पेश की जाती हैं। आप लोगों ने क्या कुछ दलीलें इस पे दी हैं? राजीव सर, पहली बात तो अब इसमें इनके झूठ काम ने पर्दाफाश किया है। 48 बार उनको खाना गया, जिसमें 3 बार मैंगो के पीसेस गए हैं। ये कल 18 तारीख थी जो ये दलील दे रहे हैं कि ये रोज आम ज्यादा खा रहे हैं। आखिरी बार 8 तारीख को उनको आम, जो मैंगो छोटे पीस, आखिरी बार 8 तारीख को उनको आम गया है, 10 दिन पहले। आप सोचिए किस तरीके के शर्मनाक। सर्वेश जी, एक बात ये बताइए कि खाना क्या खाना है उनको, ये तो जेल तय करता है ना। खाना देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद उनका खाना उनको जाता है, और एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है जो कि जेल अथॉरिटी के हिसाब से जो डॉक्टर हैं उन्होंने डाइट चार्ट बना, उसके अकॉर्डिंग एक उसमें जाता है, अपने मन से नहीं जा सकता है। अभी सांसद संजय सिंह जी भी थे, उनको भी बकायदा उसी फॉर्मेट में एम्स के डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था, वो जाता है। वो तय करने वाले नहीं होते। और उनका, वो 30 सालों से शुगर के पेशेंट है, और इंसुलिन जो ड्रग लेते हैं वो ऑलरेडी लाइफ सेविंग ड्रग्स में मेंशन्ड है। लाइफ सेविंग ड्रग्स में, अगर ये भाजपाई तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इनसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं, और इनके आईटी सेल वाले तो कहीं से भी कुछ भी नहीं है, तो इनसे तो मैं उम्मीद, लेकिन देश की जनता तो जानती है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होते हैं। और उनको आप 50 यूनिट लाइफ सेविंग ड्रग्स, उनको इंसुलिन लगती है, उसको आप दे नहीं रहे हो। उसके बाद भी वो 8 तारीख को उन्होंने आम खा लिया, इसकी चर्चा आप 18 तारीख को कह रहे हो, और कोर्ट में ये कह रहे हो देखिए जी वो आम खा रहे हैं इसलिए उनका शुगर बढ़ जाएगा और इसलिए उनको बेल मिल जाएगी। मतलब साफ तौर पे आप ये दिखा रहे हो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपके पास कुछ नहीं है, वो आम खा के भी बेल ले सकते हैं। ये ईडी वालों ने साफ साफ पूरे देश को भी दिखा दिया कि वो आम खाकर भी अपनी बेल ले सकते हैं। ईडी का फर्जीवाड़ा इस तरीके से चल रहा। जी प्रशांत जी बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं प्रशांत जी इस पे? नहीं, मैं तो राजीव जी ये पूछना चाहता हूं कि ईडी के लोग क्या डायबिटीज एक्सपर्ट हो गए हैं? क्या ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं? तो मैं भी इनसे कंसल्ट कर लूं भाई। जहां तक आम या मीठे खाने की बात है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। कई बार इंसुलिन की डोज लेने पर आपको मीठा खाना पड़ता है क्योंकि वो शुगर लेवल अचानक गिर जाता है। मैं भी जब आपसे लाइव बात करता हूं तो बगल में चॉकलेट रखता हूं। तो ये कोई भी जो नॉर्मल शुगर पेशेंट है वो ये सब चीजें जानता है। ये ईडी के लोग कहां से इसके एक्सपर्ट हो गए? ये बड़ी अद्भुत बात है।
कि ईडी के लोग इस बारे में कहाँ से एक्सपर्ट हो गए कि आपको वो, और कोई डायबिटिक पेशेंट राजीव जी अपना, जैसे मैंने पहले कहा, अपना शुगर लेवल क्यों बढ़ाएगा? वो तो आत्महत्या करने के बराबर है। ये क्यों करेगा कोई? इसमें तो जज को फटकारना चाहिए इनको, और इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमने कहाँ से ये कोर्स किया है, किस मेडिकल कॉलेज से कोर्स किया है जो तुम ये बात कह रहे हो। सर्वेश जी जरा बताइए, कोर्ट में क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई क्या? जरा कोर्ट की चीजों को हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, आपके जरिए जरा समझना चाहता हूं। आप लोगों ने तो तमाम बातें, तमाम दलीलें रखी हैं, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन भी जज की तरफ से आया है क्या? और इस मसले पे ईडी का आज कुछ और भी इनपुट था क्या? देखिए, ईडी के पास कोई भी तथ्य और तर्क नहीं है। उनके पास ऐसी बेबुनियाद बातें हैं जिसमें मीडिया में फालतू की चीजें चर्चा में आ सकें। ईडी इन केसेस का मीडिया ट्रायल करा रही है, ये पूरे केसेस का है। मतलब कल भी आप इस समय सोचिए कि देश में जब मीडिया का ये काम मेन स्ट्रीम चैनल्स पे होना चाहिए था कि कैसे कल पहले चरण का चुनाव है, कैसे बड़े बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो कल प्राइम टाइम डिबेट्स पे काम की नहीं आम की चर्चा हो रही थी। तो वो कहीं ना कहीं से उनका एक काम था। और कल जिस तरीके से हमने आज कोर्ट में वो पेश किया, कल भी हमने पूरे डॉक्यूमेंट और एक एक चीज पेश की। भाई आपको देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, जब आप इनसे मुकाबला करेंगे, हमारे पास जो भी संसाधन है, हमारे पास दिमाग के संसाधन की कोई कमी नहीं। हमने इनके जितने चीजें थी एक एक चार्ट बना के हमारे वकील ने कोर्ट में पेश कर दिया। ये लीजिए, शुगर का जो लेवल है वो तब जब से गए हैं तब से लेकर आज तक क्या है, कितने टाइम खाना गया, किस बार खाने में क्या गया। और पहली बात एक बार मैं आपको बता दूं कि खाना गया तो गया, ये जरूरी नहीं होता वो खाना खाए भी, क्योंकि डॉक्टर्स का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है। और अक्सर भी वो अपने फूड चॉइसेस को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत दिनों से है तो खुद भी ख्याल रखते हैं काफी ज्यादा। और इंसुलिन की जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं उस पर तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि भाई आप आखिर में जेल अथॉरिटीज क्यों नहीं दे रही है। तो ये पूरा का पूरा नेक्सस देखिए बना हुआ है। जैसे प्रशांत सर ने ही बताया कि जैसे ईडी को हम लोग पहले ईडी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाला काम ईडी के पास हो सकता है कि ईडी उसका भी हेड हो, तो ईडी देखिए हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी डिपार्टमेंट भी है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भी है, और ईडी के पास अब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हो सकता है कि हो सकता है। तीसरी नई विधा उनके पास आई। देखिए, ईडी इस समय को चुनाव लड़ाने का काम कर रही है, तो ये उसके जितने भी प्रोपोगेंडे हैं चुनावी प्रोपोगेंडे हैं। अगर उनको इस केस में जांच करनी होती तो 2 साल से इस केस की जांच चल रही है, इस केस में उनके पास ऐसा कोई मामला नहीं आता, क्योंकि कुछ भी नहीं है। इस देश सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ आरोप तक नहीं था, वो आरोपी भी नहीं थे, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, और फर्जी मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनको मीडिया में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इमेज को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहना है, तो हर दिन अपनी खबरें फैला देते हैं। और ईडी जो कहना चाहता है वही भाजपा का आईटी सेल कहता है, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और इनके कुछ गिने चुने प्रोपेगेंडा वाले जर्नलिस्ट हैं, वो पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। खबरें पहले लीक कराई जाती हैं, फिर उनके पास जाती हैं, वही दलील कोर्ट में दी जाती है। तो इस पूरे प्रोपेगेंडा को ये देश देख रहा है। 2024 में जो इनकी हार होने जा रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में, इसी हार के डर के इस डर से सब कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी काम वाली राजनीति की चर्चा ना हो पाए, कहीं से भी स्कूल और अस्पताल वाली राजनीति की चर्चा ना हो पाए, कहीं से भी कांग्रेस जो 30 लाख रोजगार देने की बात कर रही है उसकी चर्चा ना होने पाए। इसी की वजह से डर के सब कर रहे हैं। जी, आलू पूड़ी और आम ये सब खा रहे हैं केजरीवाल, और परसों से खूब इसकी चर्चा, और अखबारों की सुर्खियां, टेलीविजन की सुर्खियां, और सामने चुनाव है, चुनाव की चर्चा नहीं बल्कि चर्चा जो है वो केजरीवाल खा रहे हैं आलू पूड़ी आलू आम ये सब खा करके अपने जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें बेल मिल जाए। इस बात में कितना दम है और ये बात कितना कोर्ट में वहां पर
स्टैब्लिश होती है, लेकिन उससे पहले हास्यास्पद इसलिए हो जाती है क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, और एक मुख्यमंत्री अपनी ही सेहत खराब क्यों करना चाहेगा? इसलिए क्योंकि उसे जमानत मिल जाए। अपने आप में ये अगर सोचकर दोस्तों देखिए तो आपको लगेगा, खुद ब खुद लगेगा कि ये सब एक फर्जी खबरें जो बनाई जा रही हैं किसी न किसी रूप में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसी बात यहां सर्वेश मिश्रा जी कह रहे हैं। सर्वेश जी, लेकिन एक बात और समझना चाहता हूं, अब यहां से आज इस मामले को सुरक्षित रख लिया गया है, और लेकिन आप लोगों को क्या उम्मीद है कोर्ट से? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि आईटी सेल और ईडी दोनों मिले हुए, और जो आईटी सेल कह रहा है एक दिन पहले वही ईडी वहां दे रही है, सुपुर्द कर रही है साक्ष्य के रूप में। लेकिन आपकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें रखी हैं, उन बातों में कितना वहां दम दिखाई दे रहा था? आप अपनी तरफ से तो कहेंगे ही कि बिल्कुल है, हम उन तमाम साक्ष्यों को यहां रखे हैं, लेकिन कोर्ट को की तरफ से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? क्या कोर्ट इन तमाम दलीलों पर वहां पॉजिटिव नजर आया? देखिए, निश्चित तौर पे, और हमें तो 99.9% या 100% उम्मीद है। देखिए, ये सब तो मानवीयता के आधार पे, इसमें तो किसी मुख्यमंत्री, किसी भी व्यक्ति की बात नहीं, तो आम से अधिकार हैं, ये बहुत ही सामान्य अधिकार हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप उपचार का अधिकार, मतलब स्वास्थ्य के लिए तो हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। कैसे नहीं हो सकता है? जेल में जो कुख्यात अपराधी हैं उनको भी मिले हुए हैं। अब वो बात अलग बात है कि भाई कुख्यात अपराधियों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी वैसे रहेगी क्योंकि वो खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ, संजय सिंह जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ वो लोग ऐसे नहीं रहेंगे। किस तरीके से हमारे सांसद संजय सिंह जी ने बताया, वो 11 दिन शुरुआत के कितने कठिन थे उन्होंने बताया। आप सोचिए, आप एक बार खुद सब लोग सोच के देखें कि क्या अगर आपके बाथरूम में कैमरा लगा दिया जाएगा 11 दिन तक, और जब आपको पता चलेगा कि आप जिस बाथरूम में नहा रहे थे उसमें कैमरा लगा हुआ, तो क्या मानसिक स्तर होता होगा, क्या मानसिक स्थिति होती होगी? ये सब मानसिक प्रताड़ना ही है, इस तरीके की चीजें ही हैं। और ये बात देखिए क्या है कि देखिए, हम लोग राजनीतिक संघर्ष में हैं, कई बार सोच के चलते हैं कि सत्ता से संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग इनसे लड़ेंगे, ये अपने हथकंडे आजमाएंगे। भाई, ये निम्न के भी निम्नतम स्तर पे हैं, कोई बात नहीं, हम तब भी लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति के अधिकार होते हैं वो तो देना भी पड़ेगा। अरे मतलब सड़क पे कोई व्यक्ति किसी को गोली मार देता है, गोली लग जाती है, उसको भी तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और इस तरीके की बातें ऐसे चर्चा में की जा रही हैं। मतलब कई बार तो ऐसे वक्त पे की जा रही है कि और हास्यास्पद लग रही हैं, हम लोगों को खुद भी ऐसी लग रही हैं कि आप लोग साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहते हैं, और आप ऊपर से चर्चा में बना रहे हैं कि वो आलू पूड़ी खा रहे हैं, वो आम ज्यादा खा रहे हैं। अब तो बताइए, हम लोगों को भी गिन के देना पड़ा आंकड़ा कि आलू पूड़ी रामनवमी के दिन जो पूजा का प्रसाद होता है, भाई एक दिन गया है और रिकॉर्ड में है। आलू पूड़ी सबको पता है कि रामनवमी के एक दिन बनता है, और एक दिन वो जाके उसके प्रसाद वाले पीसेस में रखे हुए थे। अब एक एक आंकड़ा हमने जारी कर दिया कि किस दिन खाने में क्या गया, और वो बाकायदा जेल अथॉरिटी से चेक होती है, एक एक चीजें तब जाती है। ऐसे नहीं भेज सकते हो आपकी टिफिन लेके गए और जेल में कुछ भी आप लेके चले गए, और अब एक एक चीजें तय करके दी जा रही हैं, और ये डॉक्टर्स के अनुसार है, और हमने सब नियमों का पालन किया है। कोर्ट के आदेश के बाद जाता है सब कुछ। अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी और इनके द्वारा प्रोपेगेंडा मशीन जो इनकी है ईडी, अगर उनको लगता है कि वो इन सब बातों से अरविंद केजरीवाल को जेल में, तो में है। माना कि पीएमएलए कानून है, माना कि आप इस कानून के तहत अपनी सब तानाशाही दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई की भी एक ताकत है, लॉ की भी एक लिमिटेशंस है, लॉ की भी एक गति है। हमें तो विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और जल्द ही वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं। आप अगर ये सोच ले रहे हैं कि उनके हौसले को आप इस तरीके से तोड़ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमें किसी तरीके से कोई डर नहीं है इनसे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, जेल से लगातार सरकार चला रहे हैं, और मजबूती से जो हमारी सरकार चल रही है, जो हमारा चुनावी प्रचार हो रहा है, इंडिया अलायंस के साथ जो हमारा अच्छा टाइप चल रहा है, उसकी वजह से घबरा की वजह ज्यादा प्रेशर आ गया है। पे इतना प्रेशर है कि कैसे भी रोजाना अरविंद केजरीवाल जी की इमेज को डेंट करते रहो, इनको नुकसान पहुंचाते रहो, क्योंकि इनका वोट हर दिन घट रहा है।
किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी के लोग एक दूसरे से लाठी लठौल कर रहे हैं। भाई मोदी जी तो जाके अपना सेटिंग कर दिया उन्होंने कि आ जाओ भाई तुम आ जाओ, और वहां पे नीचे आरएलडी और बीजेपी में डेली लाठी हो रही है, लाठी डंडे चल रहा है। तो इनको अपनी असलियत दिख रही है और उसका परिणाम ही है कि जो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप कार्रवाइयां करवा रही है। जी दोस्तों आपको बता दूं कि मामला क्या है। मामला यह है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आप जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट हैं और उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर किया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट है वहां पे, कि उनको कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए अनुमति दी जाए। हालांकि इस याचिका को उन्होंने गुरुवार को वापस ले लिया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से उसे दायर किया गया है। शायद यही है ना सर्वेश जी, मामला यही है? मामला एकदम यही है और उसी को हमने दायर किया है। जो हमारे डॉक्टर से 15 मिनट की बातचीत है उसकी मांग की है। जो इंसुलिन हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है वो किया जाए, क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स में है और उनका ब्लड शुगर कभी भी लो हो सकता है। तो जो भी कोर्ट के आदेश के बाद जो हमें अधिकार मिले हैं, जो एक सामान्य कैदी के अधिकार होते हैं, उन्हीं की मांग हम कोर्ट में कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की विशेष चीज की नहीं कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश चल रही है और उस साजिश के तहत उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं दी जा रही हैं, जिससे उनकी जान को सीधे तौर पे खतरा है। दो तीन बातें पैरेलली चल रही हैं। एक तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने इसके जरिए, उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे डॉक्टर से कंसल्टेशन की अनुमति दी जाए, और इसके लिए जब उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाया तो वहां ये खबर आने लगी कि अरविंद केजरीवाल आलू पूड़ी खा रहे हैं और साथ में आम भी खूब खा रहे हैं। उनका खुद डायबिटिक हैं कह रहे हैं और उसके बाद ये सब कर रहे हैं। इसके पीछे की जो राजनीति है, क्योंकि राजनेता है इसलिए राजनीति वर्ड यूज कर रहा हूं, वो ये है कि उन्हें इस आधार पे उनका ब्लड शुगर बढ़ जाए और इस आधार पे उन्हें जमानत मिल जाए। ईडी ने अपनी बात वहां रखी, लेकिन उसके बाद इन तमाम बातों को खारिज करते हुए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है, पूरा चार्ट दिया गया कि कब कब क्या क्या उन्होंने खाया है, और अब फिर से यह याचिका लगा दी गई है कि कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए उन्हें अनुमति दी जाए। तो यही है ना सर्वेश मिश्रा जी? जी एकदम आपने जो कहा है यही मामला है और ये बहुत ही सामान्य अधिकार हमने मांग की थी। और लेकिन इसमें देखिए पूरे आईटी सेल पे भारतीय जनता पार्टी के भक्तों का समूह है। झूठ बोलना, नफरत फैलाना ये उनका दिन भर का काम है। तो उनको ये सामान्य सी चीज भी नहीं समझ में आती है कि एक जो सामान्य कैदी के अधिकार होते हैं उन्हीं की मांग रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि जब तक अगर उस तथ्य को बेल का बेसिस नहीं बनाएंगे तो उस पे कैसे, कुछ ग्राउंड्स कैसे हो सकते हैं। हमने तो कभी ग्राउंड बनाया ही नहीं ब्लड शुगर को, हमने कभी बेल में ऐसी बात जिक्र ही नहीं की, उनका बेल अभी तक लगी ही नहीं, अभी तो अरेस्ट चैलेंज है। तो इस तरीके की बातें जो ईडी दे रही है हास्यास्पद है कि जिस अभी हमने बेल अप्लाई नहीं की, हम तो उनके अरेस्ट के ग्राउंड को ही चैलेंज हमने किया हुआ है, क्योंकि हमें उनकी गिरफ्तारी अवैध दिखती है। तो जिस बातों को हमने कोर्ट में दाखिल ही नहीं किया है, जो अभी लेकर ही नहीं आया, ना हमने आधार बना, उसके आधार पे कैसे हो सकता है। और कोई व्यक्ति अपनी जान लेकर क्यों भाई बेल चाहेगा? अरे वो सीधे तौर पे आप बताओ कि आप जान लेना चाहते हो क्योंकि आप इंसुलिन नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, जेल में आप इंसुलिन नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, सीधे तौर पे दिखता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का पोल हर तरफ खुल जाता है। जैसे शराब घोटाले की बात इन्होंने की, शराब घोटाले वाले ने 7 करोड़ चंदा ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें इनका मामला खुल गया कि देखो नुकसान तो तुम्हें इंसुलिन देके नहीं कर रहे हो। हम तो अच्छा था कि हम कई दिन से एप्लीकेशन लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वालों को, जो इनके कम दिमाग वाले आईटी सेल के इनके भक्त थे, इन्होंने हमारे मामले को ऊपर उठा दिया और इन्होंने बता दिया बस। हाँ, लेकिन कई बार हमें दुख होता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ आपका इस तरीके का बर्ताव ये बहुत अमानवीय है और इससे दुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर्वेश जी तमाम जानकारियों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर अरविंद केजरीवाल का ये पूरा का पूरा मामला जो है बहुत हास्यास्पद इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने बेल नहीं मांगी है, लेकिन जो ग्राउंड दिया जाए, जो बातें यहां बताई जा रही हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और वो यहां बेल
के लिए अप्लाई कर पाए। लेकिन जैसा सर्वेश बता रहे हैं कि ऑलरेडी उनकी जो गिरफ्तारी है उसको चैलेंज किया हुआ है। आप लोगों को, हम लोगों ने एक एक रिपोर्ट, कोर्ट रूम में क्या क्या बहस हुई हाई कोर्ट में, वो सब कुछ बताया हुआ है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है अरविंद केजरीवाल का, और इस पर सुनवाई होनी है 29 तारीख को उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। लेकिन एक याचिका दायर हुई थी कि उन्हें डॉक्टर से कंसल्टेशन की अनुमति दी जाए, लेकिन उस पर यह कहानी ऐसी आई कि आलू पूरी खाते हैं, आम खाते हैं और कंसल्टेशन की बात करते हैं, और यहां से बात दूसरी तरफ जा रही है। हमारे साथ जुड़ गई हैं बुशरा खानम जी। बुशरा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल, क्योंकि हम यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन के चारों तरफ चर्चा आज पहले फेज की, और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, उस केस का जिक्र करना यहां लाजिमी इसलिए था क्योंकि यह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल केस बना हुआ है। और एक राजनेता, एक मुख्यमंत्री जो जेल में है, और उसके तरफ किस ढंग से उंगलियां उठाई जा रही हैं, वो आम खाता है, आलू पूरी खाता है, और इसीलिए उसका शुगर लेवल बढ़ रहा है, और वो डॉक्टर से कंसल्टेशन के आधार पे कहीं ना कहीं बेल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये सारी बातें कही गई ईडी की तरफ से। लेकिन आश्चर्यजनक ये जो आरोप लगा रहे हैं सर्वेश मिश्रा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बात कह रहे हैं उसमें दम है ये कि आईटी सेल के पास ये तमाम बातें पहले आ जाती हैं, और ईडी उन सारी चीजों को बाद में दूसरे दिन कोर्ट में पेश करती है। चलिए, इस केस पर नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन अब फिर से अब बढ़ते हैं हम दूसरी तरफ। और आप विजुअल देखिए, इस विजुअल को कई बार हम दिखा चुके हैं। यह विजुअल है जिसमें एक मतदाता से दो उसकी पहचान, उसका पहचान पत्र मांगा जा रहा है। आखिर पहचान पत्र एक आदमी से दो क्यों मांगा जा रहा है? और ये सब जो हैं ये अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय के नजर आ रहे हैं, और इनसे क्यों मांगा जा रहा है? क्या इन्हें रोकने की साजिश रची जा रही है? इन सब चीजों को एक बार फिर से इस तस्वीर को, जो साथी बाद में जुड़े हैं, इस तस्वीर को जरूर दिखाना चाहता हूं। ज्यादा दूर की तस्वीर नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की तस्वीर, और इन तस्वीरों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कैसे मतदान को प्रभावित करने की कोशिश, और वो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से। इस पर क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, यह सवाल भी यहां खड़ा होता है। लेकिन पहले फुल स्क्रीन इस तस्वीर को देखते हैं, इस विजुअल को देखते हैं, साउंड के साथ बातें क्या हो रही हैं, फिर आएंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारा साथ देंगी बुशरा खानम। 4 बजे का समय उनका स्पेशल समय होता है, तो उनकी तरफ हम जरूर इस टॉस को रखेंगे। और साथ में जुड़े हुए हैं हमारे 2 साथी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, और आप तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। पहले देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला है आपको? किस अधिकारी ने बोला? संतोष जी, आप खड़े क्यों हैं? आरोप बिना बाहर ये बताएं। किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास। आधार कार्ड अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला है आपको? किस अधिकारी ने बोला? संतोष जी, आप खड़े क्यों हैं? आरोप बिना बाहर ये बताएं। किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास। आधार कार्ड अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला है आपको? किस अधिकारी ने बोला? संतोष जी, आप खड़े क्यों हैं? आरोप बिना बाहर ये बताएं। किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास। आधार कार्ड अधिकारियों ने कहा है। कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला है आपको? किस अधिकारी ने बोला? संतोष जी, आप खड़े क्यों हैं? आरोप बिना बाहर ये बताएं। किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास। तो ये विजुअल आप देख रहे थे, एक नहीं बल्कि कई बार हम रिपीट करके आपको इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि आपको समझ में आए कि यहाँ पुलिस वाले जो महानुभाव हैं वो क्या मांग रहे हैं। एक जो वीडियो बना रहे हैं वो शायद पत्रकार हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्यों चाहिए आधार कार्ड? यहाँ ऑलरेडी है, आधार कार्ड जब है तो फिर ये क्यों? और दूसरी एक तस्वीर और भी ये देखिए, ये बुर्का उठाते हुए, चेहरा दिखाते हुए। चलिए, यहाँ पर इस बात को यहाँ खारिज किया जा सकता है क्योंकि महिला पुलिस हैं और वो पूछ रही हैं, दिखा रही हैं, देख रही हैं। पहचान के लिए इतना तक चलता है, और चूंकि महिला है इसलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बात यहां से आगे ये देखिए, ये तस्वीर भी है। एक जो शर्ट वाले जो भैया हैं वो जा रहे हैं, थोड़ा सा उस शर्ट वाले भैया को पीछे। हाँ, ये जो हैं, ये साहब अंदर जाकर किसी फर्जी वोटिंग कर रहे थे, सीधे शब्दों में फर्जी वोटिंग। तो ये भाई साहब फर्जी वोटिंग किसको कर रहे थे? ये अवैध है,
और ये इलीगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये काम इसके लिए आपराधिक है और इसके लिए इनको सजा दी जा सकती है। लेकिन आगे क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी नहीं है। कोशिश हम करेंगे कि वो जानकारी भी आ जाए कि ये साहब सिर झुकाए, हाथ पीछे रखे, आगे बढ़ते हैं, 2 पुलिस वाले इनको बाहर निकालते हैं। और इधर आप बाहर अगर देखेंगे, फुल स्क्रीन लेके आ जाइए जरा, और ठीक ढंग से हम उन तमाम साथियों को दिखाएं जो बाद में हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। जो पीछे जो, हाँ, ये जो कुर्ता पायजामा वाले हैं, ये वहाँ के प्रत्याशी हैं और यही पकड़ के पुलिस के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यहाँ फर्जी वोटिंग करवाई जा रही थी। तो ये सब कुछ पहले भी इस देश में होता आया है, पहली बार नहीं है। लेकिन यह है कि चुनाव, स्वस्थ चुनाव का वादा करने वाला चुनाव आयोग, शेरो शायरी करने वाले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या उनकी निगाहें, नजरें यहां तक पहुंच रही होंगी? क्या उनकी नजरें, निगाहें वहां तक जा रही होंगी जहां से वैसी वैसी खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो कहीं खराब है, कहीं बंद पड़ी है, कहीं कुछ और जो सबसे बड़ी बात यह कि क्या आज एक निष्पक्ष चुनाव करवाया जा रहा है? क्या आज एक ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाया जा रहा है? ये सवाल पूछे जाएंगे और इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग कल कटघरे में था और फिजिकली कटघरे में था। यहां कोई वो बातें मैं नहीं बता रहा हूं जो लिखने पढ़ने की बात होती है। कटघरा वर्ड कई बार हम लिखने पढ़ने में भी यूज करते हैं, लेकिन यहां फिजिकली था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का कटघरा, और उसमें चुनाव आयोग का एक अधिकारी बहुत सारी ऐसी बातों को स्वीकार कर रहा था कल जो हम लोग नहीं जानते हैं, जिसमें यह भी बताया जा रहा था कि हां, जो सिस्टम है, यानी ये 3 चीजें, ईवीएम वोटिंग जिसके थ्रू आप वोट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर वीवीपैट, और जो वहां कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट को खासकर लैपटॉप से जोड़ा जाता है और उसको उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है। ये तमाम बातें कल कही गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। अमलेंदु जी, जरा इससे इस बात आगे बढ़ाइए कि आज का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, आज कितने लोग निकल के आते हैं, और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के आएंगे तो चुनाव आयोग पे एक भरोसा बनेगा। यहां सबसे बड़ी बात है भरोसा बनाने की। क्या आपको दिखाई देता है राजीव जी? इसमें ये दोनों बात हो सकती है। लोग ज़्यादा निकल के आते हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोगों का चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा उसमें निकल के आए कि भाई आप ईवीएम से कुछ करना चाहेंगे गड़बड़, तो हम गड़बड़ होने ही नहीं देंगे, हम इतनी ज़्यादा तादाद में आकर के वोट डाल देते हैं कि वो आप गड़बड़ उस तरीके से कर ही नहीं पाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये भरोसा हो कि भाई ठीक है, हम ज़्यादा वोट डालेंगे तो हमारा वोट सही से गिना जाएगा और चुनाव आयोग ठीक व्यवस्था कर रहा है। लेकिन जो अब तक राजीव जी सूचनाएं आ रही हैं उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव जो है वो हालांकि निष्पक्ष और एक तरीके से कहा जाए वो स्वस्थ उससे नहीं हो रहा है, लेकिन खैर जो भी है, जो एक व्यवस्था है उसके तहत हो रहा है। और कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, हो सकता है वो मशीनरी की जो दिक्कतें होती हैं वही दिक्कतें हों, कोई इंटेंशन उसके पीछे ना हो। ये भी हो सकता है कि उसके पीछे इंटेंशन हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। आरोप जो लग रहे हैं वो आरोप ये लग रहे हैं कि इसमें बहुत सी जगहों पर इंटेंशन भी है, चूँकि चिन्हित करके उन बूथ्स पे जो है गड़बड़ियाँ देखी जा रही हैं जहाँ पर के एंटी बीजेपी वोट है, एक तरीके से ये कहा जाए। जिस तरीके से इकरा हसन का वक्तव्य आया, जिस तरीके से हरिंदर मलिक का ये वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो एक फर्जी वोट डालने वाले को खुद पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। इसी तरीके से जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है उनका वीडियो आया, किस तरीके से दिक्कतें ईवीएम को लेकर के आ रही हो। कह रहे हैं कि अगर सुबह से ही 25-30 ईवीएम अगर ख़राब हो रही हैं तो फिर चुनाव को कराने का फ़ायदा क्या? राजीव जी, जो दिक्कतें आती हैं वो सबसे ज़्यादा यही आती हैं कि जहाँ ईवीएम मशीनें ख़राब होती हैं उसके बदले में जो दूसरी मशीन आती है उस मशीन की क्या मॉक ड्रिल होती है कि नहीं होती है, ये किसी को मालूम नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा घपले की आशंकाएं उन्हीं जगहों पर होती हैं जहां मशीनें ख़राब होने के बाद मशीनें बदली जाती हैं। क्योंकि मशीन ख़राब हो गई, अब मान लीजिए उसमें 500 वोट पड़ गए जी, उस 500 वोट की क्या स्थिति है वो कैसे मालूम पड़ेगा? और नई वोट मशीन जो आ रही है उसमें कितना है क्या नहीं है। कल चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही राजीव जी सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि एक गड़बड़ी हुई थी, वो उन्होंने वकील ने, कि एक गड़बड़ी पकड़ी गई थी और वो ऐसे पकड़ी गई थी उसमें जो मॉक पोल होता है उसका डाटा जो था वो डिलीट नहीं हुआ था ईवीएम में से। तो एक पकड़ में आ गई थी, चलिए आप देखिए, तो उनके वकील ने कहा कि एक कमी थी। एक पकड़ में आ गई थी कि उसमें
अब जो 373 सीटों को लेकर के जो बात चल रही है, 373 सीटों पे आंकड़ों में हेरफेर थी, आंकड़े अलग थे, और जिसको लेकर के जैसे संजीव खन्ना ने कई बार सवाल भी किए थे कि 70 और 70 में एक मिलान किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है, और ये डाटा की डिस्क्रिपेंसी किस तरीके से होती है, इसको लेकर कई सवाल किए थे। तो ये जो 373 जो सीटों को लेकर की चर्चा थी, उसका फिर क्या हो सकता है, क्या ये इसी तरीके से हुआ हो कि मॉक पोल के डाटा डिलीट नहीं किए गए हों, अगर कोई मान लीजिए नहीं है। दूसरा एक चीज़ ये साफ आ गई समझ में कि कंट्रोल यूनिट जो है जिससे सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्रोल यूनिट भी किसी से कंट्रोल होती है। ये चीज़ कल एक चुनाव आयोग के अधिकारी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर के गीता की सौगंध खा करके बताई राजीव जी कि ये कंट्रोल यूनिट जो है लैपटॉप से जुड़ी होती है, डाटा केबल के जरिए उसमें डाटा अपलोड किया जाता है। अब ये जो प्रशांत भूषण दलील दे रहे थे कि भाई जो इसको जब किया जाता है डाटा अपलोड, तो आप इसमें कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी या मैलिशियस प्रोग्राम भी आप डाल सकते हैं। ये भी उसमें आप कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अभी आप हमको चेक कराएंगे मशीन, अभी मशीन ठीक काम कर रही होगी, लेकिन जब पोलिंग शुरू हो जाएगी, मान लीजिए सुबह 10 बजे और 4 बजे तक चलेगी, तो 10 बजे से 4 बजे तक जो है वो मशीन फिर ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर वो मैलिशियस प्रोग्रामिंग जो है वो पड़ी हुई है, और वो 10 बजे से 4 बजे तक जो है वो मशीन गड़बड़ काम करेगी जी। तो अब ये मशीनें जिस तरीके से गड़बड़ कर रही हैं या गड़बड़ी हो रही है, इसको चेक किया गया नहीं किया गया, तो ये एक तरीके से चुनाव आयोग की विफलता को आप कह सकते हैं कि इसको दर्शाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से प्रत्याशी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो इसको लेकर के भी राजीव जी बहुत सी बातें हो सकती हैं। कुल मिलाकर के लोगों का ज़्यादा निकलना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको वास्तव में लगता है कि इस देश के लोकतंत्र पर कोई खतरा है, अगर आपको वास्तव में लगता है कि संविधान पर कोई खतरा है, अगर आपको वास्तव में लगता है कि ये वास्तव में आखिरी चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल करके बाहर आना चाहिए और उस प्रत्याशी को वोट देना चाहिए जिसको कि आप चाहते हैं कि हमारा वोट इसको जाए, और उसको आपको देना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, वहाँ जजमेंट रिजर्व हो चुका है, हो सकता है कल भी इस पर कोई फैसला आ जाए, हो सकता है परसों भी इस पर कोई फैसला आ जाए, 31 मई तक कभी भी फैसला आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस फैसले के राजीव जी कल जो 2 दिन की सुनवाई हुई है, उससे काफ़ी आशाएं तो एक बंधी हैं कि इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ सुधार तो होगा, और इस चुनाव में भी उसमें सुधार में जो संभव सुधार होंगे वो निश्चित तौर पे किए जाएंगे। भले ही हो कि भाई आप 50% तक जो है वीवीपैट की मशीनें उनकी गिनती करिए, यही फैसला आ जाए। ये भी आ सकता है 100% की गिनती कीजिए, ये भी हो सकता है कि भाई उसमें कुछ और चेंजेस किए जाए, लाइट हर समय जलती रहे, ये भी आगे चल सकता है अगले उसके लिए आगे जो चरण होंगे उनके लिए। ये भी आ सकता है कि पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाए, हालांकि उसको लेकर के चुनाव आयोग था काफ़ी ज़्यादा नाराज था कि मतदाता के हाथ में पर्ची नहीं दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर के ये जो सब चीज़ें चल रही हैं उससे एक आशा बनती है, और इसलिए भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल करके वोट करना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा जी, ओवर टू यू। क्या कुछ देख रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, और एक गैप के बाद मुझे लगता है कि बहुत एनर्जेटिक आप फील भी कर रही होंगी। चुनाव का जो प्रतिशत है, और खासकर त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल का, ये बहुत शानदार है। और लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, तो बिहार की हालत तो बहुत ही खराब दिखाई दे रही है। मात्र लगभग 40%, 39% की पोलिंग 3 बजे तक, ये बहुत अच्छी पोलिंग नहीं कही जाएगी उस एरिया में। प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुशरा जी। जी, जाहिर सी बात है, और ये उम्मीद लग रही थी क्योंकि गर्मी के दिन हैं कि लोग अगर शहरी इलाकों में भी देखें तो अगर उन्होंने बहुत अच्छे से आराम भी कर लिया होगा, तो उसके बावजूद वो वक्त है जब वो घर से बाहर अपने निकले, क्योंकि 1.5 घंटे करीब का, 1.25-2 घंटे के आसपास का वक्त बचा हुआ है। और इससे पहले कि हम और आगे बात करें, लोगों से फिर से आप भी लगातार, डीबी लाइव लगातार सुबह से ही अपील कर रहा है कि ये चुनाव जो है ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बहुत असाधारण चुनाव है। आपको वैसे भी 5 साल में एक मौका मिलता है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, और ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, या जो अभी सत्ता में उनको बने रहना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, हर कंडीशन में आपको घर से बाहर निकलकर वोट तो करना ही होगा। तो वोट करिए, ताकि आप अपने उस वोट से एक बदलाव जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख सके। इसके अलावा राजीव जी, जो लगातार आपने तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें रामपुर से आ रही हैं, तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, तस्वीरें कैराना की हैं, और ये बताने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। खासतौर पर रामपुर वो एक ऐसी सीट है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं।
और इसके अलावा कैराना में 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। मुजफ्फरनगर में भी एक बड़ी तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ विपक्ष के नेता और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ही शिकायत करती हुई नजर आ रही हैं ईवीएम में गड़बड़ी की, ईवीएम खराब होने की, और अब तक 198 शिकायतें जो हैं वो सिर्फ चुनाव शुरू होने के 2 से 3 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को की गई हैं, और उसमें ज्यादातर शिकायतें जो हैं वो पुलिस कर्मियों के खिलाफ हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह का चुनाव जो है वो किया जा रहा है। एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी, बड़ी बड़ी बातें उसमें की गई थी। बहुत सारे ये कहा गया था कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, हम कितने बड़े पैमाने पर हम बूथ पर जो है वो मैनेजमेंट जो है वहां पर करेंगे, सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम चीजों की बात कही गई थी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर एक कैंडिडेट ये कहे कि 25 से 30 ईवीएम जो हैं वो खराब हैं, अगर एक प्रत्याशी खुद एक फेक यानी कि इलीगल तरीके से वोटिंग हो रही हो, उसको मतदाता को पकड़कर वो पुलिस को अगर सौंपे, तो ये आप ये देखिए कि कितने बूथों पर जा सकता है कैंडिडेट, कितनी जगहों पर वो उन तमाम चीजों को देख सकता है। तो ये सवाल उठाता है कि आखिर चुनाव आयोग जो एक लंबी चौड़ी तैयारी करता है, जो 7 चरणों में चुनाव करवाता है, ये कहकर कि हम चुनाव साफ सुथरा फ्री एंड फेयर करवाना चाहते हैं, सेंसिटिव जगहों पर कई चरणों में जो है वो चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह जहां पहले से लेकर 7वें चरण यानी हर चरण में वहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर आप ये देखिए कि किस तरह का। अब बुशरा जी, जो बातें आप बता रही हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और जी बुशरा जी, और एक जो आप तस्वीर आप दिखा रहे थे, जो बुर्खा ओढ़े हुए जो महिलाएं हैं, वो तस्वीरें जो हैं वो कैराना की हैं। और देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है राजीव जी कि वो वोटिंग लाइन में नहीं लगी हुई हैं, उनको वोटिंग लाइन से अलग हटाकर उनकी चेकिंग की जा रही है। यानी कि आप पूरा जो वोटिंग प्रोसेस है उसको स्लो कर रहे हैं, आप उनकी अलग से उनको हटाकर इस तरह से चेकिंग कर रहे हैं जैसे जैसे न जाने वो कहां पर जा रहे हैं, न जाने उनकी कहां एंट्री हो रही है। और कई उन जो मुस्लिम महिलाएं थी जिनकी चेकिंग हुई, उनसे बाहर बात भी की गई। आप ये देखिए कि अगर इस तरह का मैसेज जाएगा, अगर ये तस्वीरें जाएंगी, तो अगर जो दूसरी महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुर्का ओढ़ती हैं, वो अगर आ रही होंगी और वो देखेंगी कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, ऐसे उनकी इस तरह से चेकिंग हो रही है, तो क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा? रामपुर में हम ये देख चुके हैं कि कैसे मुस्लिम जो मतदाता है उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया था, और किस तरह से फिर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी वहां पर। तो ये लगातार होता रहा है और ये अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी से लेकर उसके तमाम कैंडिडेट जो हैं वो इसकी शिकायत कर रहे हैं। ये सवाल उठाता है कि ये किस तरह की दादागिरी आखिरकार चल रही है। बूथ कैप्चरिंग की भी खबरें अलग अलग जगहों से भी आई हैं। तो ये चुनाव आयोग जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इतने लंबे 40 दिन का ये पूरा चुनाव है, अगर उसमें भी इस तरह का मैनेजमेंट नहीं है तो ये सवाल उठाता है, बहुत बड़े सवाल उठाता है। सवाल ये भी उठाता है कि क्या किसी और बूथ पर इस तरह की कोई खबर देखने के लिए मिली? आखिर वही इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं जहां पर या तो माइनॉरिटी वोट ज्यादा है और दूसरा जहां पर विपक्ष मजबूत है? आखिर वहीं से इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिर ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें इधर ही क्यों दिखती हैं? सबसे बड़ा सवाल। प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी बातें, और चुनाव का दिन, पहला फेज, और लेकिन इस फर्स्ट फेज में क्या कुछ आपको दिखाई देता है? प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यहां पे कि क्या जो अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं सत्तारूढ़ दल से, क्या उन दावों में दम दिखाई दे रहा है? 102 सीटें सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर चुनाव के 7 चरणों में सबसे ज्यादा सीटों पर पहले चरण में ही मतदान है, उस लिहाज से भी आज एक रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा कि यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अगर उस दिशा को, उस डायरेक्शन को देखा जाए तो आज दिन भर के भाषणों को भी जरा गौर फरमाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, राहुल गांधी के भाषण, तमाम भाषणों को अगर देखें और लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखें, चुनाव की जो गतिविधियां हैं उनको देखें, तो क्या कुछ आपको नजर आता है? राजीव जी, बहुत साफ साफ ये दिखाई देता है कि आप आज के मतदान को ना भी देखें, जो ऊपर आपकी फिगर चलती है
बीजेपी 40, डीएमके 24, आईएनसी 15। इसको जरा यूपीए और एनडीए में कन्वर्ट करें तो आज जो 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसमें एनडीए और यूपीए के 46 बराबर हैं। अब उस एनडीए में से शिवसेना इंडिया गठबंधन में आ गई है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, 2019 में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो रिजल्ट तो वहीं आउट हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे मैं क्या कहूं। अगर आप राहुल गांधी को ये सुझाव दे रहे हैं, ये निर्देश दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम मत लें आप इस तरीके से, और प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अरुण गोविल राम का फोटो लेके चल रहे हैं, और उस पर अगर इलेक्शन कमीशन शांत है और कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो मैं कैसे मानूं कि ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है? मैं कैसे मानूं कि ये जो मुस्लिम औरतों के साथ हो रहा है, ये मुसलमान और मतदाताओं को हतोत्साहित करने के लिए नहीं हो रहा है? ये कैसे मानूं मैं? कैसे मैं इस चुनाव आयोग को निष्पक्ष कैसे मानूं? निष्पक्ष होने के लिए आपको निष्पक्ष दिखना पड़ेगा। अगर आप एक कार्रवाई विपक्षी दलों के ऊपर कर रहे हैं, दूसरी कार्रवाई सत्तारूढ़ दल पे भी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, क्यों नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चेक हो सकता भाई? अमित शाह का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चेक हो सकता? क्यों? वो तो चुनाव में तो सब बराबर है। चुनाव में तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, सारे कैंडिडेट बराबर हैं। तो कैसे मैं मानूं इस बात को कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? तो फिर जब ये आरोप लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ये जानबूझ के की गई है गड़बड़ी, ये मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा है, तो ये कैसे मैं मानूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? दूसरी बात कि हो सकता है कि उनके हिजाब है और ये महिला पुलिसकर्मी देखना चाहते हैं कि भाई कोई फर्जी मतदाता तो नहीं जा रहा है, कोई बुर्का पहन के पुरुष तो नहीं जा रहा है अंदर मतदान करने। तो वही राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम हिस्सों में महिलाएं लंबा घूंघट भी रखती हैं। क्या वहां से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं आपके पास? एक बात। दूसरी बात कि जब पोलिंग बूथ पे हम जाते हैं राजीव जी, उसके गेट पे ही चुनाव आयोग का एक व्यक्ति बैठा होता है जिसके हाथ में रजिस्टर होता है, जिसके हाथ में इलेक्टोरल रोल होता है। वो आपका हमारा वोटर आईडी कार्ड देखकर ये बताता है कि आपका नंबर कितना है, किस कमरे में आपको जाना है मतदान करने, उसको जानकारी होती है। उस व्यक्ति को मुझको दिखाना है अपना वोटर आई कार्ड, पुलिस वालों को नहीं दिखाना है। पुलिस वालों को यह अथॉरिटी नहीं है किसी को रोकने की मतदान केंद्र में जाने की। पुलिस वाले वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, उसको रोकने के लिए वहां पे है। यानी चुनाव आयोग की जो टीम है वहां पे पोलिंग बूथ पे, उसकी मदद के लिए है वहां पे। वो चुनाव आयोग नहीं है, उनको अख्तियार नहीं किसी को रोकने का। जिसको रोकने का अख्तियार है उसको, उस व्यक्ति को है जो रजिस्टर लेके बैठा हुआ है, जिसके पास मतदाता सूची है, वो देखकर बता रहा है कि आपका नाम है कि नहीं है, और नाम है तो किस कमरे में आपको अपना वोट डालने जाना है। कोई स्कूल की बिल्डिंग है या जो कोई भी बिल्डिंग है वहां पे। तो ये सारी बातें बड़ी बेसिक सी बातें हैं, जिसका बड़ा खुला उल्लंघन हम तस्वीरों में होता देख रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से खामोशी है, उसकी तरफ से कोई एक बयान नहीं है, कोई एक ट्वीट नहीं है कि हम इसको देख रहे हैं, सब मतदाता निडर होकर जाए।
हमने व्यवस्था की हुई है, पुलिस वालों को अधिकार नहीं है वोटर आई कार्ड देखने का, बिल्कुल नहीं है अधिकार। किसी पुलिस वाले को ये वोटर आईडी कार्ड देखने का अधिकार नहीं है, ना उसको रोकने का अधिकार है। वो अगर किसी को रोकना भी चाहता है तो चुनाव अधिकारी से पूछेगा, तो चुनाव अधिकारी ही उसको करेगा। अभी जिनका आप दिखा रहे थे कि जिन्होंने एक फर्जी मतदाता देने वाले व्यक्ति को पकड़ा, वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को शिकायत की उन्होंने, उसके आदेश पे पुलिस वाले उसको बाहर लेके गए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि मतदाता घबराए नहीं, मतदाता जाए और वोट करें। और जो मतदाता सुन रहे भी आधे घंटे का समय है आपके पास मतदान केंद्र पहुंचने का, और अगर आप मतदान केंद्र पहुंच गए हैं तो रात के 9 बज जाए अगर आपका वोट पड़ेगा, तो निश्चिंत होकर मतदान केंद्रों में जाएं, अपना वोट डालें। पुलिस को अधिकार आपका मतदाता आई कार्ड पहचान पत्र देखने का नहीं है, वो इलेक्शन का अधिकारी जो है उसको है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका स्वागत करता हूं अनिल जी इस कार्यक्रम में, और बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और हमारे साथ बुशरा जी जुड़ी हुई हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे थे। और चर्चा इस वक्त जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट फेज की पोलिंग, और इस फर्स्ट फेज में पिछली दफा यानी 102 सीटों पर 2019 में जो चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में 40 सीटें बीजेपी जीती थी, जबकि कांग्रेस 15 सीटें ही जीत पाई थी, और डीएमके 24 सीटें उस समय जीती थी, 23 सीटें अन्य के खाते में। ये अन्य मिलकर जो अभी बात बता रहे थे प्रशांत टंडन जी की, अब इस बार ये मामला 2019 का ही, क्योंकि समीकरण कुछ चेंज हो गए हैं। उस समय इंडिया गठबंधन नहीं था, और न ही कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप से थी, और इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी भी है, और कुछ एक गठबंधन ऐसे बने हुए हैं जिन सबको अगर जोड़ा जाए तो लगभग बराबरी का मामला दिखाई देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि उस समय मात्र 3 सीटें, पिछली बार अगर 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो 3 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी इन 8 सीटों में से। इस बार भाजपा का जोर है, और कि किसी भी ढंग से अपने आंकड़े को दुरुस्त किया जाए, मजबूत किया जाए, क्योंकि 8 सीटों और इन 8 सीटों से कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 80 सीटों का मामला है उत्तर प्रदेश का। एक ओपनिंग कमेंट आपसे जरूर चाहूंगा तत्काल अनिल शर्मा जी की, इस चुनाव को जिसमें सबसे ज्यादा सीटों का, आज पहला फेज, सबसे ज्यादा सीटें हैं, और यहां से आंकड़े बहुत कुछ कह देंगे जब आने वाला दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज होगा, लेकिन ईवीएम वीवीपैट भी संदेह के घेरे में, चुनाव आयोग से भरोसा कम होता हुआ, लेकिन चुनाव पर, मतदान की प्रक्रिया और खासकर मतदान पर, इस लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा है, और इसीलिए दिखाई दे रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो हमेशा की तरह, पिछली बार की तरह ही, और शायद इस बार हो सकता है कि ज्यादा ही रहे, पिछली बार से ज्यादा रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो नंबर 1, नंबर 2 पे आज अभी जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं। दक्षिण में भी देखा जाए तो तमिलनाडु, जहां पर 39 सीटें और पूरी की पूरी 39 सीटों पे मतदान। उधर जम्मू कश्मीर में जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए तो जम्मू कश्मीर में भी अलग बात, लेकिन खासकर राजस्थान का जिक्र यहां करना चाहूंगा। 12 सीटों पे आज मतदान हो रहे हैं, और राजस्थान में कुछ ऐसे भी विजुअल्स आए जहां पर कुछ समुदाय के लोग, खासकर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन लोगों ने भी बहिष्कार की बात राजस्थान में भी की थी कुछ जगहों पे, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से भाजपा से कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता आ गए, सांसद आ गए। अब वहां पे राजस्थान से ही शुरुआत करना चाहूंगा कि वहां पर राजस्थान का माहौल क्या दिखाई देता है। 25 सीटें, और 25 में से आज की तारीख में 24 सीटें भाजपा के पास हैं। क्या उम्मीद इंडिया गठबंधन को यहां करना चाहिए, और क्या उम्मीद यहां पर आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल कर रहा है? राजस्थान अब के मुझे लग रहा है, वोटिंग परसेंटेज देखें शायद अभी सबसे कम राजस्थान में हुई है 41.51%।
गलती से नहीं, वो मेरे पास जो फिगर है वो 41.5 के आसपास का फिगर है 3 बजे तक। और उसमें खास बात यह है राजीव जी कि जिन 12 सीटों पे चुनाव अब के हो रहा है उसमें से मैं मानता हूं 8 या 9 सीटें अभी फंसी हुई हैं। मतलब ये डिक्लेयर नहीं कर सकते किस तरफ जा रहे हैं। एक बात मैं श्योर हूं, अब के शायद 25-0 स्कोर राजस्थान में नहीं होगा, जो 2 बार से होता आ रहा है। चाहे वो 2014 हो, तब अच्छे दिन थे, उसके बहाव में सब बह गए थे। 2019 जब आया तब नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की बात उठी, उसमें भी बह गए थे। अब के मुझे लगता है कि 3 कम्युनिटी जो है वो मुझे अलग जाती हुई दिख रही है अभी, जो एक तरह से लामबंद हो गई है या कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हो गया है। एक है जाट, जो कि करीब 14-15% के आसपास उनकी पॉपुलेशन है राजस्थान में, और कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां वो डोमिनेटिंग फोर्स है। दूसरा नंबर है SC/ST, वो भी मुझे लग रहा है उनके दिमाग में एक डर उभरा, जो वो बड़ा खुल के बोलते हैं कि अगर मोदी जी जीत गए तो क्या संविधान बदल देंगे, क्या हमारा आरक्षण बंद कर देंगे। ये जो चीजें हैं उनके दिमाग में उठी और वो उनको भी इंडिया अलायंस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, इलेक्शन रिजल्ट तो वो 4 जून को आएगा, अपन सिर्फ कयास ही लगा रहे हैं अभी। इसके अलावा मुस्लिम्स 9% है, वो आप जानते ही हैं कहां वोट देते हैं, उस पर डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं सीट वाइज जाऊं, अगर आप मेरे से 12 सीट पूछें, जयपुर मैं मानता हूं बीजेपी के लिए बहुत सुरक्षित सीट है। तो जयपुर कभी भी एक तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है, और अगर ये मैं मान लूं कि बीजेपी जयपुर हार जाती है तो मानिएगा फिर तो 20 सीट इंडिया अलायंस ले जाएगा। मतलब जयपुर एक बिल्कुल गढ़ है आरएसएस का और बिल्कुल प्रो बीजेपी है। जयपुर के आगे चलते हैं, जयपुर ग्रामीण जहां चुनाव है, वहां वोटिंग परसेंटेज कम है, पर जयपुर ग्रामीण में लड़ाई तगड़ी है। इसके आप आगे आ जाएंगे शेखावटी बेल्ट पे, सीकर, जहां सुमेधानंद जो बीजेपी के हैं, स्वामी सुमेधानंद, उनकी लड़ाई हो रही है अगेंस्ट अमराराम CPIM। मतलब सर सॉरी, सवेरे से बोलते बोलते मुंह थक गया सॉरी। इसका मतलब यह है कि वहां पे इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है जो कि बड़ा जुझारू नेता है, CPIM का बंदा है अमराराम, बड़े जुझारू हैं। अगर आप आंकड़ा देखें फलौदी सट्टा बाजार का भी, उसमें भी वो आदमी पिछले 2 दिन के अंदर उसकी जो पैसे हैं वो नीचे गिर के इतने आ गए, उससे पता लग रहा है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप सट्टा मार्केट वैसे भी देखें तो सट्टा मार्केट आज भी पहले 2 पे चालू हुआ था, फिर 3 आया, फिर 5 आया। ये सट्टा मार्केट है फलौदी का, जिसको कई लोग बेंचमार्क मानते हैं कि फलौदी एक बेंचमार्क है। अभी वो 5 पे टिका हुआ है। इस पोलिंग के बाद क्या होगा वो बाद में पता लगेगा। चूरू आप जानते हैं, राहुल कसवा जो पहले बीजेपी के सांसद थे, उनके पिताजी भी सांसद रहे थे, वो अब के कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्रिकेट में हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ये मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब राहुल कसवा को कांग्रेस ने टिकट दिया। इसका कारण क्या है मैं आपको राजीव जी समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक सीट पर तो अपन बाद में बात कर सकते हैं। इसका कारण ये था क्योंकि जिन्होंने जो एलिगेशन राहुल कसवा लगाते हैं, वो लगाते हैं राजेंद्र राठौड़ ने मेरा टिकट कटवाया। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के एक बड़े स्टेट के लीडर हैं और उनका मानना है उन्होंने मेरा टिकट कटवाया। एलिगेशन लगाया उन्होंने कि मेरा टिकट कटवाने में इनका हाथ है। उसकी वजह से, और राजेंद्र राठौड़ का कहना यह था, वो डायरेक्टली नहीं बोलते पर उनके साथी ये बोला करते थे कि मेरे को तारानगर से चुनाव भरवाने में राहुल कसवा का हाथ है। इस चीज ने जाटों को एकदम से कंसोलिडेट कर दिया कि हमारे आदमी का टिकट काट दिया गया बीजेपी के द्वारा। वो एक इस पूरे मैच का, इस पूरे इलेक्शन का एक टर्निंग पॉइंट है जिसने इंडिया अलायंस को एकदम से ऊपर ले आया। फिर फार्मर एजिटेशन बोलिए, महिला पहलवान बोलिए, वो जोड़ लीजिए, पर मेन पॉइंट ये था जो मेरे को समझ में आता है। गंगानगर में भी लड़ाई अच्छी है, ऐसे ही आप नागौर में आप देख रहे होंगे, वहां तो मैं वीडियो में देख रहा हूं हाथापाई तक हो रही है कई जगहों पे। वहां ज्योति मिर्जा लड़ रही है जो पहले कांग्रेस में थी, हनुमान बेनीवाल जो RLP के, उनसे। तो ओवरऑल मैं मानता हूं 12 में से करीब 8 सीटें ऐसी हैं
जहां पे दोनों का मतलब आप कह नहीं सकते कौन जीतेगा, फंसी हुई सीटें हैं दोनों के लिए, एक्सेप्ट फॉर जयपुर, जिसको मैं क्लियर बोलता हूं आज भी कि वो बीजेपी की तरफ जाती हुई मुझे नजर आ रही है और अच्छी मार्जिन से जाती हुई नजर आ रही है मुझे। बाकी सीटें 8 या 9 बिल्कुल फंसी हुई हैं आज की तारीख में राजीव जी। कारण मैंने आपको 3 गिना दिए, 3 बड़े कारण मैं आपको गिना चुका हूं। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे क्या, और इस पे हम आज चर्चा में करना चाहता था और अच्छा हुआ कि आपने शुरुआत कर दी। संविधान बचाओ, संविधान की बात, ये क्या गांव-गांव तक ये बात पहुंच चुकी है? और जयपुर की बात आप जैसे कह रहे हैं अनिल शर्मा जी कि जयपुर अगर बीजेपी लूज कर जाती है तो इसका मतलब है कि वहां राजस्थान अपने आप में, लेकिन ये संविधान वाली बात जरा और बताइए कि क्या ये राजस्थान के गांव-गांव तक ये बात पहुंच चुकी है? क्योंकि हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ये इधर उत्तर प्रदेश घूम के आए, बुशरा जी भी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया भी घूम के आई हैं और ये लोग भी यही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी संविधान बचाव वाली बातें होने लगी हैं। राजस्थान में भी है क्या सर? बिल्कुल है सर, और ये ज्यादा है SC/STs में। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि अपर कास्ट में है, SC/ST में एक चीज अंडर करंट जिसको बोलते हैं वो चल रहा है धीमे धीमे, जिसमें वो बार बार बोलते हैं कि ये संविधान बदल देंगे। उनको संविधान से डर नहीं है, उनको डर है कि आरक्षण खत्म करेंगे या प्राइवेटाइजेशन करेंगे चीजों का जिससे हमें नौकरी ना मिले। ये एक जहन में उनके बात बैठी है। और मैं कांग्रेस, पता नहीं, मेरे को लगता है कई बार उनका इलेक्शनिंग बड़ी पुअर होती है, पर पहली बार एक नैरेटिव बना पाई और मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ रहा है। बताइए, वो खड़े होकर बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ गए तो भी संविधान चेंज नहीं होगा। नहीं तो बोलने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी इस चीज को बोलने की, अगर आप इतने श्योर थे। क्योंकि आपने क्या करा, अपने दूसरों लोगों से ये बात इंटरव्यूज में भी कहलवाई। मेरे को याद है शायद विवेक डेब्रॉय ने भी इस चीज के ऊपर बोला था। तो इन लोअर कास्ट में एक मैसेज गया, खासतौर से SC/STs में, कि ये किसी भी तरह से आरक्षण को खत्म करने के चक्कर में है। वो बात आपको जयपुर में भी सुनाई दे रही है। गांव तो छोड़िए, जयपुर मैं मानता हूं बीजेपी का गढ़ है बिल्कुल, वहां पे भी ये मुद्दा बना है और लोग आके पूछते हैं संविधान को बचाना पड़ेगा, इसलिए आपके मोदी को हटाना पड़ेगा। तो ये जो बुशरा जी ने देखा, प्रशांत जी ने देखा, वो मैं राजस्थान में भी फील कर रहा हूं, गांव में भी कर रहा हूं। और गांव में ज्यादातर पॉपुलेशन जो है ना राजीव जी, वो जाटों की है। शेखावाटी बेल्ट में जहां चुनाव हो रहे हैं, वो जाट वैसे ही नाराज थे बीजेपी से। उनके साथ अगर दूसरी कम्युनिटीज मिल जाती हैं जैसे SC/STs, मुस्लिम्स, तो इंडिया अलायंस काफी अच्छे विकेट पे आ जाता है फिर। और यही कारण है कि राजस्थान में मैं मानता हूं 25-0 स्कोर तो नहीं होगा, 20-5 हो सकता है, 18-7 हो सकता है। और अगर अंडर करंट है इतना स्ट्रॉन्ग संविधान के अगेंस्ट में, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अनिल जी की ये चुनाव या पिछला चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सारे चुनाव अभी तक पिछले 10 साल में हम लोग देखते आए हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी लड़ती आई है और ये चुनाव तो खुल के नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी लड़ रही है। उसके संकल्प पत्र के हर पन्ने पर मोदी की गारंटी है, बीजेपी की गारंटी नहीं है। तो एक तो साफ दिखाई देता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का क्या अभी वो जलवा बरकरार है जो 2019 में था, जो 2014 में था और जो इन चुनावों में भी देखने को मिला, विधानसभा चुनाव में? देखिए राजीव जी, मैं एक चीज बताता हूँ, आपने नरेंद्र मोदी की रैलीज बहुत कवर करी होंगी, हमने भी राजस्थान में कवर करी हैं। वो कहां गए नारे मोदी मोदी मोदी? अब के कहां सुने आपने? जो भीड़ मोदी के आने पे नारे लगाया करती थी वो कहां थी? कम से कम मैंने राजस्थान में तो नोटिस नहीं करा कि कोई उनकी रैली में आके और मोदी 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 चिल्ला रहा हो। मैंने नोटिस नहीं करा, सही बता रहा हूं। तो मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं थी अब के जनता मोदी के प्रति, क्योंकि उनके लिए मुद्दे बने महंगाई, उनके लिए मुद्दा बना बेरोजगारी, उनके लिए ऐसे मुद्दे बने संविधान, ये मुद्दे बने, उसमें मोदी जी कहीं खो गए। अच्छा, एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, ये गारंटी शब्द भी कहां से आया? ये गारंटी शब्द सबसे पहले राजस्थान में अशोक गहलोत ने यूज करा था, आपको अगर याद हो, विधानसभा चुनावों में। उसके बाद ये मोदी की गारंटी आ गई, आप अगर याद करेंगे तो उस टाइम पे यही था। अब मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलता हूं।
2019 का चुनाव में बीजेपी को करीब 60% वोट मिले थे और लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस को करीब 36% के आसपास वोट मिले थे। गैप बहुत बड़ा था क्योंकि राष्ट्रीयता एक मुद्दा था। 2018 का विधानसभा चुनाव अपन देखते हैं, गैप सिर्फ 2% का था, 1.5 से 2% का। मतलब कांग्रेस ने तभी रिकवर कर लिया था। अगर मैं विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट करता हूं तो कांग्रेस 11 सीट लाती है और बीजेपी 14 सीट लाती है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस की हालत इतनी बुरी नहीं है। और कई जगह राजीव जी, आप अचंभित होंगे, कई जगह लोग अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर नहीं है। उसका कारण है भजन लाल जी को बेचारों को कोई जानता नहीं है। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, वो सभाओं में जा रहे। देखिए, मैं वीडियो की वेरासिटी को अपने लेवल पे ये नहीं कर सकता सही है गलत है, पर एक वीडियो आया जिसमें उनके पीछे लोग बैठे, वो लोग भीड़ उठ के जा रही है, भाषण दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग बैठ जाइए, अगर आप हिंदू हैं तो आप बैठ जाइए, आपको महादेव की कसम। अगर ये हालत आपको राजस्थान में देखने को मिल रही है, इसके साथ एक चीज और जोड़ूंगा मैं राजीव जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे मीना लीडर हैं जो बीजेपी में बड़े स्ट्रांग हैं, किरोड़ी लाल मीना, मिनिस्टर भी हैं। उनके अगर आपने वीडियोस देखे हो, 2-3 वीडियो के अंदर वो नाराज होकर चले गए कि मैं 24-25 लोगों के बीच में भाषण क्यों दूं। मतलब आप भीड़ भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी को नहीं समझा पा रहा हूं। तो क्या बीजेपी क्या अंडर करंट है? अगर अंडर करंट है जो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मतलब यह है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस, जो भी आप बोलना चाहें, वो काफी फर्म पुटिंग पे है। पर मेरा मानना यह है, आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि 12 सीट में से कितनी सीट आपको लगता है जो टफ फाइट है, तो मैं बोलूंगा 8 से 9। जीत हार मैं नहीं बता पाऊंगा राजीव जी, क्योंकि ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूं ना एस्ट्रोलॉजर हूं, पर यह बता सकता हूं सीटें फंसी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बुशरा जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं या पूछना चाह रही हैं शायद? जी बुशरा जी। अनिल जी के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, विधानसभा का जब इलेक्शन था राजस्थान का तब भी काफी प्रोग्राम किए हैं मैंने, और अनिल जी इस सवाल से हमेशा बचते रहे हैं, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं कि आखिर कितनी सीटों पर। हम हमेशा उनसे पूछते थे कि आप बताइए कि अभी की स्थिति आपको क्या लग रही है। तो अनिल जी, फिर से आपको थोड़ा सा फंसाना जरूर चाहूंगी, इन 12 सीटों पर अभी फिलहाल आपको स्थिति क्या लग रही है? बीजेपी कितना और इंडिया गठबंधन, क्योंकि वहां तो कांग्रेस ही है, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस कितना, क्या स्थिति लग रही है? क्या विधानसभा के चुनाव के बाद वहां की स्थितियां कुछ बदली हैं? क्या लोगों को किसी तरह का कोई रियलाइजेशन है? मैं आपको इसका सीधा जवाब तो नहीं दूंगा बुशरा जी, आप हर बार मेरे को फंसाने की कोशिश करती हैं। मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो दिसंबर में चुनाव हुए थे असेंबली के, उसमें जब भजनलाल जी को चुना गया तो लोगों में एक रोष पैदा हुआ। ज्यादातर लोगों का कहना यह था, हमने भजनलाल जी के लिए वोट बीजेपी को नहीं दिया था। ये बड़ा क्लियर एक मैसेज गया। फिर उन बेचारों को, उनकी भी गलती नहीं है, सीएम बने, उनको टाइम कितना मिला? 3 महीने 4 महीने लोग काउंट करने लगे। अब आप कंपेयर करेंगे विद अशोक गहलोत या उनकी स्कीम्स, तो उनको टाइम नहीं मिला उसको देखने का, उसको इंप्लीमेंट ढंग से करने का। वहां वो एक तरह से थोड़ी बीजेपी मात खा गई, क्यों? अशोक गहलोत इतना सारा कर गए कि आपको उसकी बराबरी करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। वेलफेयर स्कीम्स इतनी लॉन्च कर गए। आप देखिए, चिरंजीवी योजना पे अपन बात करते थे जब विधानसभा के चुनाव में बात करते थे, 25 लाख की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। देखिए आज वो कांग्रेस मैनिफेस्टो का पार्ट है। अगर आप कांग्रेस मैनिफेस्टो पढ़ेंगे उसका पार्ट है वो, और वो पार्ट इसलिए बना कि अशोक गहलोत उसको राजस्थान में स्कीम को लाए। राइट टू मिनिमम वेजेस, ये भी आप देखिए पार्ट है एक तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो का। कौन आदमी लाया था? ये अशोक गहलोत लाए थे। किस आदमी ने सबसे पहले बोला था? मुझे आज तक याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अशोक गहलोत की जब अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए थे। वो पहले आदमी थे, मैं इस बात को वाउच कर सकता हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जब उनसे यह पूछा गया कि आप क्या सोचते हो, तो उन्होंने जवाब दिया था इलेक्शंस को स्टेट फंडिंग से फाइट कराना चाहिए। मतलब स्टेट फंड करे, दोनों को बराबर पैसा दो, चुनाव लड़ो।
उन्होंने ये सबसे पहले आदमी थे, इसलिए बेचारे वो तो फंस गए। आपको बुशरा जी पर यह जवाब जरूर दूंगा, 25-0 स्कोर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। और आज की 12 सीट पे से अगर मैं बोल रहा हूं 8 से 9 सीट फंसी हुई हैं, तो आप मान के चलिए कुछ ना कुछ तो सीट आई। ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता बुशरा जी। जी अनिल जी, इसी के साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ जोड़ना चाह रही थी। सचिन पायलट फैक्टर आपको कितना बड़ा लग रहा है? मैंने देखा कई रैलियों में, कई जगहों पर मैंने देखा कि कंधों पर उठाकर उनको बहुत दूर तक कार्यकर्ता ही होंगे, समर्थक होंगे, वो लेकर गए और वहां जिस तरह का रिस्पांस था, जिस तरह की तालियां, जिस तरह के नारे लग रहे थे वहां पर, और सचिन पायलट लगातार जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या विधानसभा से लोकसभा में कोई फर्क आपको नजर आता है? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की केमिस्ट्री आपको पहले से बेहतर नजर आती है, और क्या उनका फैक्टर युवाओं पर असर करता हुआ लोकसभा के चुनाव में आपको नजर आ रहा है? देखिए बुशरा जी, एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इन द माइंड, दिस इज नॉट द फाइट फॉर लीडरशिप नाउ। अब ये लीडरशिप की लड़ाई नहीं है सीएम कौन बनेगा। विधानसभा चुनावों में लड़ाई थी सीएम कौन बनेगा, अशोक गहलोत बनेंगे या सचिन पायलट बनेंगे, वो लड़ाई थी। अब के वो लड़ाई नहीं है, तो क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं पूरा। राजस्थान में एक अब बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि जो सचिन पायलट ने अपने कैंडिडेट से, या जो गुर्जर और मीना बेल्ट है उस पर कंसंट्रेट करा, और बहुत तगड़ा कंसंट्रेट करा। गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के पीसीसी चीफ हैं, वो जाट हैं बाय कास्ट, उन्होंने जाट लैंड को जिस तरह से कवरेज करा, बिसाइड्स कवरिंग अदर एरियाज, उन्होंने जाट लैंड को भी कवर करा। पायलट ने वो एरियाज कवर करे जहां जहां उनके लोगों को टिकट मिला, जैसे अनिल चोपड़ा जयपुर रूरल, बड़े यंग हैं, उनके लिए उन्होंने कई रैलियां करी, और टोंक सवाई माधोपुर उनका एरिया है, वहां भी रैलियां करी, दौसा उनका एरिया है, वहां भी रैलियां करी, क्योंकि राजेश पायलट दौसा से खड़े होते थे। अशोक गहलोत ने पूरा राजस्थान संभाला, तो वो करीब 55 के आसपास जगहों पे विजिट करा उन्होंने। तो आप देखिए, अब के ये लड़ाई नहीं है, अब के ये तीनों ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया, और मुझे लगता है आगे के लिए भी ये तय हो गया कि आप इस एरिया में आप अपने टिकट दीजिएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस एरिया में मैं अपने लोगों को टिकट दूंगा, और रेस्ट ऑफ, मैं असेंबली की बात कर रहा हूं, रेस्ट ऑफ द एरियाज में अशोक गहलोत देंगे। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ये चुनाव में एक बहुत बड़ी बात है बुशरा जी, चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स बाय कांग्रेस हैज बीन बेटर देन बीजेपी एक्सेप्ट फॉर 2 सीट्स। मतलब इट इज मच बेटर देन बीजेपी। जो चॉइस ऑफ कैंडिडेट, आपने एक चीज गलत बोली, राजस्थान में इंडिया अलायंस है, क्योंकि एक सीपीआईएम का बंदा लड़ रहा है, एक आरएलपी का लड़ रहा है, एक बाप का लड़ रहा है ट्राइबल बेल्ट से, और वो आदमी भी सीट निकाल सकता है, बाप वाला भी। तो इसलिए इंडिया अलायंस 3 सीट पे है, 22 सीट पे कांग्रेस है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल 3 महत्वपूर्ण आप जो इनके घटक दल हैं उसका जिक्र आपने अच्छा किया, यहाँ आपने किया, क्योंकि 25 और 25 में से 3, और बहुत मजबूती के साथ यहाँ इंडिया गठबंधन की बात बाहर भी, यानी राजस्थान के बाहर भी खूब चर्चा है इस बार राजस्थान की, पिछली दफ़ा और इस बार में बहुत सारे फर्क दिखाई दे रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, जब हम लोग संविधान की बात कर रहे थे, मुझे याद है कि आप जब रामपुर साइड में थे तब वहाँ भी शायद गांव-गांव में संविधान बचाओ वाली बातें चल रही हैं, इधर मेरठ से भी वही खबरें आ रही हैं, और क्या इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में भी नजर आता है, जैसे यहाँ अनिल शर्मा साहब कह रहे हैं राजस्थान में ये असर दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसका असर है, और बहुत एक बड़ी घटना हुई है। आज ही देखिए कि अभी अनिल शर्मा जी मोदी के बयान की जिक्र कर रहे थे, आज ही अमित शाह का बयान आया इंटरव्यू के दौरान कि वो आरक्षण बीजेपी खत्म नहीं करेगी, ये सफाई देनी पड़ रही है। ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? बहुत कुछ राजीव जी मीडिया के कैमरे के अलावा भी होता है इस देश में। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी। गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाकर जलसे होते हैं, छोटी छोटी सेमिनार होती है, 70, 80, 100, 200, 300 लोगों की। आसपास के मोहल्लों के, गांव के
शिक्षक या बुद्धिजीवी या एक्टिविस्ट उसमें भाषण देते हैं। ये पूरे देश में होता है। मैं जहां रहता हूं वहां 5-6 जगह हुआ है, 2 जगह तो मैं खुद गया था। तो अब पूरे देश में अगर ये हो रहा है और उस पूरे अंबेडकर जयंती में जो भाषण हुए हैं पूरे देश में हजारों जगह, उसमें यही बात हुई है कि संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना है। तो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ एक अंडर करंट इस तरह बना है। ये मीडिया ने नहीं किया है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। वो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में जो हजारों सभाएं हुई हैं छोटी छोटी, अब हर जगह होती है। उत्तर प्रदेश के, बिहार के छोटे से छोटे कस्बे में, गांव में, मोहल्लों में, शहरों में, सब जगह होती है, बस्तियों में ये सभाएं। अकेले दिल्ली में सैकड़ों होती हैं। तो इससे एक संदेश चला गया है और ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? इन्होंने, राजीव जी, बड़ा चाणक्य वगैरह की उपाधि इनको दी जाती है। इन्होंने 400 सीट को जस्टिफाई करने के लिए ये बयान दिलवाने शुरू किए अपने नेताओं से कि संविधान बदलना है तो 400 सीटें लाओ। वो उल्टा पड़ गया, एकदम उल्टा पड़ गया। और अब ये संविधान और 400 सीट का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो एकदम उल्टा पड़ गया इनके लिए। और एक बात और, अनिल जी चले गए शायद, उनसे पूछना चाहता था कि झालावाड़ के बाहर वसुंधरा राजे भी कहीं नहीं जा पाई, बाकी लोग तो जा रहे हैं। तो ये भी एक राजस्थान में बड़ा फैक्टर हुआ कि मुख्यमंत्री को कोई पहचानता नहीं है, और जिनको पूरा राजस्थान पहचानता है वो अपने बेटे कंस्टिट्यूंसी के आगे कहीं गई नहीं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर राजस्थान में हुआ है। जी, ये विजुअल जरा दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ये विजुअल जरा फुल स्क्रीन ले आइए और इसमें ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। भनवाड़ा गांव में वहां की तस्वीर है। तपती दोपहरी के बीच ये मुस्लिम वोटर्स लंबी लंबी लाइनों में हैं, लगे हुए हैं। और लेकिन यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर के एएसपी हैं अभिषेक सिंह, वहाँ पहुंचकर वोटरों का आईडी चेक कर रहे हैं। और ये एक मैसेज गया हुआ है कि इतने लोग जो हैं वो आए हुए हैं वोट देने के लिए। तो ये एक पोलिंग बूथ पे तपती दोपहरी में इतने लोग निकल के आए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग खासकर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, और वोट का अधिकार अपना और मत डालने के लिए। और सबके वोटर आईडी कार्ड जो हैं वो यहाँ चेक किए जा रहे हैं। आप देखिए, सिर पे तपती दोपहरी, सिर पे गमछा रखे हुए, टोपी पहने हुए, गर्मी से बचने की कोशिश करते हुए महिलाएं आपको बुर्के में दिख रही हैं, पुरुष हैं। और तमाम जो वोटर्स हैं वो उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर का ये विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना है और हुसैनाबाद भनवाड़ा ये उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है हुसैनाबाद का। और अमलेंदु जी, इस एरिया को या यहाँ के लोगों को आप, और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इतनी संख्या में, इतनी गर्मी है, उसमें यहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं, वोट देना है। जी राजीव जी, यहाँ ये भी है, इतना लोग इकट्ठा, ये भी है कि यहाँ वोटिंग जो है वो धीमे कराई जा रही है। और गर्मी में जो लोगों को खड़ा रखा जा रहा है धूप में, ये भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ जो है जानबूझ के देरी की जा रही है। और एएसपी जो है अभिषेक सिंह, वो खुद जो है खड़े होकर के यहाँ पर जो है एक एक वो उसको चेक कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप है। और जो बार बार इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं, ये वो आरोप है कि किस तरीके से यहाँ किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है। लेकिन ये बताता है राजीव जी इसके साथ ही कि लोगों में जागरूकता है। और ये भी जागरूकता है कि ठीक है, मशीनें जो करेंगी वो करेंगी, हमें अपना काम जो करना है वो हम अपना काम करके आएंगे। मशीनों से जब होगा तब होगा हिसाब किताब, लेकिन अभी हमें जो अपना काम करना है वो अपना काम हर हाल में करना है। चूंकि ये लोकतंत्र, संविधान बचाने का आखिरी मौका है राजीव जी। इस लोगों की बात ये समझ में आ गई अच्छे तरीके से, इसलिए जो है लोग अच्छे तरीके से निकल के आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पारा जो है राजीव जी सर, जो मई और जून में होता है वो इस समय अप्रैल में हो रहा है, बिल्कुल एकदम। और इतने अधिक पारे में भी लोग किस तरीके से तपती दोपहरी में जो है वो लाइनों में खड़े हुए हैं। और खुले धूप है एकदम, बिल्कुल सिर के ऊपर खड़ी धूप जो है उसके अंदर लोग बिल्कुल तपती धूप है। और उसमें ये विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना, आप जानते हैं, वहाँ मुजफ्फरनगर
की तस्वीर और कोई छांव का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि अब सोचिए कि अगर यहां बारिश हो रही होती तो फिर क्या स्थिति होती। धूप है, गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आप सिर पे टोपी पहन लेते हैं या गमछा रख लेते हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही होती तो क्या करते ये तमाम मतदाता। और यहां बहुत धीमी गति से मतदान, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें भी हर उम्र के लोग यहां, पुरुष महिला सब दिखाई दे रहे हैं और अपने मतदान का, अपने अधिकार का यहां इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं। और यही तो लोकतंत्र है। यह तस्वीर इसलिए हम यहां दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है और जैसे जैसे शाम की ओर ये हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग बढ़ चढ़ के इस लोक पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें आप तक और भी बहुत सारी हम तस्वीरें पहुंचाएंगे। तो बहुत कुछ यहां आप तक हम और भी पहुंचाएंगे। हमारे साथ 3 साथी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। बुशरा खानम जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे आप उस समय, माफी चाहूंगा रोक दिया था आपको, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं राजीव जी सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बहुत साफ है, दिखाई दे रहा है कि कैसे एक खास वर्ग को निशाने पे रखा जाता है सिस्टम के द्वारा। और ये पुलिस को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को ये सेंसिटाइजेशन करना चाहिए कि बतौर नागरिक एक मुसलमान के, आदिवासी के, दलित के, जनरल कास्ट के, सबके अधिकार बराबर हैं। पुलिस होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लठैत हैं। आपको संविधान और कानून का पालन करवाना है। वहां पे खड़े होकर वोटर आई कार्ड चेक करना पुलिस का काम नहीं है। वो तब है जब उनको पोलिंग अधिकारी कहे कि भाई मुझे आपकी मदद की आवश्यकता, हमारे पास लोग कम है। वो भी सीमित अधिकार, केवल किसी को खदेड़ने का, किसी को भगाने का, किसी के अनावश्यक रूप से तलाशी लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये पोलिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर का काम है कि वो मतदान केंद्र को सुचारू रूप से चलाए। तो पुलिस को बहुत ही सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, पूरे देश की पुलिस को। आप देखिए किस तरीके से पुलिस, जब किसानों का मामला होता है, बेतहाशा लाठी चलाती है, बेतहाशा, जानवरों की तरह। क्योंकि उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वो बाउंसर हो। ये बाउंसर नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ये कानून और संविधान के अंतर्गत ये काम करेंगे। जो दिखाई देता है कई बार तस्वीरों में, वो बाउंसर के रोल में दिखाई देते हैं पुलिस अधिकारी। ये बड़े अफसोस की बात है। क्या ये पुलिस अधिकारी जो मुस्लिम महिलाओं को चेक कर रहा है, क्या इसने किसी दूसरे वर्ग के लोगों को इसने चेक किया? मुझे नहीं लगता। अगर कैमरे के बाहर इससे बात कर ली जाए तो इसका जहर सामने आ जाएगा। दूसरी बात की एक मैं देख रहा हूं राजीव जी दूसरे मीडिया में, वो ये कि तेजस्वी यादव के बयान को भी बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा। उन्होंने चिराग पासवान की मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए किसी के द्वारा, उसको लेकर उनका पहला वीडियो जो आपने दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि मेरा खून खौल रहा है। लेकिन जब बार बार सवाल पूछने लगे वही एजेंडा वाले, तब उन्होंने कहा कि बार बार मत पूछो। तब क्या चल रहा है, जो बीजेपी समर्थक मीडिया है, तेजस्वी यादव सवालों से बच रहे हैं। अरे पहला शब्द ही उन्होंने कहा कि मेरा खून खौल रहा है, उसको नहीं दिखा रहे। तो ये प्रचार जो है मीडिया के द्वारा जो है वो लगातार जारी है। सरकारी जो मशीनरी है वो इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, चुनाव आयोग की आंखें बंद हैं। मतलब एक बड़ा अजीब, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है। इतने लोग अगर लाइनों में खड़े हैं राजीव जी, तो ये लोकतंत्र के जीवित होने की गवाही है। और ये लोग जो धूप में खड़े होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये यहाँ पे भारत में संविधान को जिंदा रखेंगे, यहाँ पे तानाशाही नहीं आने देंगे।
ये कमिटमेंट जो लोगों का दिखाई दे रहा है वो ये कमिटमेंट है राजीव जी। ये कमिटमेंट होना भी चाहिए, और इसलिए क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करके आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। और ईवीएम को भी हराना है तो आपको, ईवीएम में जो धांधली करने वाले लोग हैं खासकर कहें तो उनको अगर हराना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देना होगा। और कई बार ये बात इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान या जब जब ईवीएम की चर्चा हुई उस समय भी हम लोगों ने कही कि ईवीएम की सेटिंग, गड़बड़ी, टैंपरिंग जो भी बात है उसमें सबसे ऊपर जो उठ के आता है उस पर अगर विजय प्राप्त करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और वोट डालिए। अगर आप निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, आपके एरिया में अगर वोटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं निकल रहे हैं वो जाइए, वोट डाल के आइए, अभी भी वक्त है। कई जगह जैसे उधर मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा पार्ट, बहुत सारे राज्य जहां जहां आज मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, 4 बजे तक वोटिंग थी। छत्तीसगढ़ का बस्तर, ऐसे ही उधर उधमपुर, बहुत सारे, जम्मू कश्मीर का जहां 4 बजे तक पोलिंग, और 4 बजे तक अब चूंकि 5 बज चुका है तो उधर की पोलिंग समाप्त। लेकिन अभी भी कई जगह 4 बजे नहीं बल्कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पोलिंग होनी है। और एक बात ये जरूर याद रखिए कि शाम 6 बजे तक भी अगर आप लाइन में लग गए तो ये नियम है कि आखिरी लाइन, भले वो आखिरी आदमी, उस लाइन का आखिरी आदमी, आखिरी वोटर भले रात को 10 बज जाए लेकिन वो वोट डाल के ही जाएगा। तो इंतजार कीजिए। और अभी तो धीरे धीरे मौसम थोड़ा सुहाना होता हुआ दिखाई देगा, ठंडी हवा और उसके बीच ठंडक, ठंडी सांस लेते हुए अपनी सरकार चुनने के लिए बटन दबाइए और बीप जरूर सुनिए और देखिए, झांकिए कि क्या आपकी पर्ची गिर गई कि नहीं। ये भी जरूर देखिए क्योंकि यही तो कहानी है। इसलिए बुशरा जी, जिस तरह से लगातार राजीव जी हम अपने चैनल के जरिए मतदाताओं को न सिर्फ जगाने का काम कर रहे हैं बल्कि उनको अवेयर भी करा रहे हैं कि कैसे जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो कैसे होशियार रहें। सिर्फ एक खाना पूर्ति ना करें कि भाई आज का दिन है, वोट डालने जाना है तो चलिए लाइन में लग गए और वोट आपने डाला, लेकिन आप पूरा प्रोसेस जो है उसको अपने आंख कान जो है बिल्कुल एकदम खुले रखकर, और खासतौर पर आंखें अपनी बिल्कुल एकदम खुली रखकर आप जो है अपना पूरे प्रोसेस को आप देखें, बटन दबाएं। आपने किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को आपने वोट किया है, आपके पास वो 7 सेकंड होते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, आप वो देख सकते हैं। और ये एक जागरूक मतदाता जो है वो इस तरह के काम जरूर कर सकता है। और जागरूक मतदाता ही है जो इस कड़ी धूप में, इस दोपहरी में लाइनों में लगे हुए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हो सकता है। इस देश का लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहेगा, और उसी वजह से ये लोग लाइनों में लगे हैं क्योंकि ये इनका दृढ़ विश्वास है कि अगर कुछ बदल सकता है, अगर हालात बदल सकते हैं, अगर नियति बदल सकती है तो वो सिर्फ एक चीज से है, और वो है वोट से, जो लोकतंत्र, जो संविधान इनको अधिकार देता है। और उसी को बचाने के लिए ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं। राजीव जी, आप लगातार ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान की बात क्या वोटर करता हुआ नजर आ रहा है। मैं जितनी भी जगहों पर गई हूं अब तक, ये सवाल मैंने तमाम लोगों से पूछा है। और अगर मैंने ये सवाल नहीं भी पूछा है, अगर सिर्फ ये भी सवाल पूछा है कि किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं, तो भी पहला लफ्ज उनके मुंह से संविधान आता है। यानी कि ये बात जो विपक्ष एक नैरेटिव बनाना चाहता था, जो लोगों को जागरूक करना चाहता था, वो मतदाता जागरूक हुआ है। उसको ये समझ में आ रहा है कि ये चुनाव असाधारण चुनाव है, ये चुनाव डू एंड डाई का चुनाव है, ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे पहले हुए तमाम चुनावों से ये चुनाव अलग है। अगर वो सत्ता परिवर्तन देखना चाहते, क्योंकि ये पता है कि लोकतंत्र और संविधान किससे खतरे में है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, तो वो वोट के जरिए ही इसको बदल सकते हैं। और ये तमाम कम्युनिटीज, अक्रॉस कम्युनिटीज, खासतौर पर मैं यहाँ पर दलित कम्युनिटी की बात करूंगी, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगी, और वो कम्युनिटीज जो बीजेपी को पहले उन्होंने वोट किया लेकिन अब वो वोट नहीं करना चाहते, उन सबका ये कहना है कि हमें जो अधिकार मिले हैं वो हमें संविधान ने दिए हैं। ये तानाशाही मचा रखी है, ये वर्ड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि तानाशाही मचा रखी है। एक सरकार
अगर लंबे वक्त से रहे तो वो उदासीन हो जाती है जनता के प्रति। उसको ये गुमान हो जाए उसको कोई हटा नहीं सकता है। उसको ये गुमान हो जाता है कि वो कुछ भी करे ना करे वो सत्ता में वापसी करेगी। तो इसीलिए लोकतंत्र का ये नियम है कि आप बदलाव करें, आप जवाबदेह सरकार को बनाएं। और मुझे लगता है कि इस बार जनता सरकार को चेता रही है, सरकार को जवाबदेह बना रही है, इसलिए लंबी लंबी लाइनों में कतारों में लगी है। देखिए पहले भी हमने देखा है 2014 2019 में भी देखा कि लोग कतारों में लगकर वोट करते हैं, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पुलवामा जैसा, राष्ट्रवाद जैसा, मंदिर जैसा या ध्रुवीकरण का, इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। एक अंडर करंट है, एक लहर है, एक खामोश वोटर है। जो खामोश वोटर हमें इन लाइनों में नजर आ रहा है, जो एक बदलाव चाहता है, वो वोटर यहाँ पर हमें लंबी लंबी लाइनों में नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी को लेकर अगर लोग कहें कि एंटी लहर नहीं है तो प्रो लहर भी कोई नजर नहीं आती है। मोदी की जो रैलियां हैं उनमें मोदी के नारे नजर नहीं आते कार्यकर्ताओं के अलावा। उनकी रैलियां जो है वो उबाऊ है, उनके भाषण पकाऊ है और वहां पर से वो विपक्ष को कोसते हुए नजर आते हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और यही वजह है कि आज जब चुनाव हो रहा है और जो सीटें जहां बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, अमरोहा से लगी हुई हैं, वहां पर प्रधानमंत्री अपनी रैली करते हैं। मैंने सुबह कहा था कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर रैली कर रहे होंगे, तो वो रैली करते हैं और वहां पर शहजादे फिल्म बना रहे हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को दिख रहा है, जनता बहुत अभी चेत चुकी है, बहुत जाग चुकी है और उसी की बानगी हमें देखने के लिए मिल रही है। बुशरा जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक ट्वीट किया। देखिए ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं अखिलेश यादव। भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जी हां, पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है भाजपा का। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पीटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अब नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन, ये कह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो पहली लाइन है कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप, जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स। इसी डायलॉग की बात हमारी सहयोगी बुशरा खानम जी अभी कह रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो भाषण उसका जिक्र आ रहा था। इसलिए ये अचानक इस अभी थोड़ी देर पहले आप देख लीजिए 4:57 पे अभी से लगभग 15 मिनट पहले का ये ट्वीट है अखिलेश यादव का और बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट। 15 मिनट पहले अखिलेश यादव और सीधा देश की जनता को बधाई दे रहे हैं नई राजनीतिक चेतना के हिसाब से भी। और पहला दिन पहला शो जो है वो फ्लॉप हो गया है। प्रशांत टंडन जी, अखिलेश यादव आज गौतम बुद्ध नगर में थे, नोएडा में थे जी, और जो बात उन्होंने कही है राजीव जी की कुछ समाजों ने परंपरा से हटकर हमको समर्थन दिया, वो राजपूत समाज के लिए कह रहे हैं, मेरे ख्याल से क्षत्रिय समाज के लिए कह रहे हैं। तो जिसकी चर्चा मैं दिन में और सुबह भी कर रहा था कि एक नया कॉम्बिनेशन जो पीडीए से आगे चला गया और वो वहीं पे जो चौधरी चरण सिंह ने बनाया था एक इक्वेशन, वो बन गया है। उसमें प्लस मुस्लिम बहुत बड़ा सामाजिक आधार जो है वो बन गया है और इसका विस्तार हो रहा है। ये देखिएगा कि ये केवल इन 8 सीटों तक नहीं रुकेगा, अब यहां से आगे जाएगा। आज जो अब 5 बज चुका है तो पोलिंग अब खत्म होगी, जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं वही वोट देंगे, लेकिन या 6 बजे तक शायद, लेकिन अगर 6 बजे तक है, 6 बजे तक तो, लेकिन अगर ये 8 सीटों के अलावा बाकी उत्तर प्रदेश में भी ये ट्रेंड जाएगा। राजस्थान में जो आज हुआ वो ट्रेंड जाएगा। जो बात आरक्षण की हो गई है वो अब सेटल हो गया। अब इसको केवल अगले 6 चरणों में मोदी साहब केवल इसको मिटाने की कोशिश करेंगे और आप देखिएगा कि राजनीतिक विमर्श बहुत नीचे तक गिरेगा, क्योंकि अब जो है बेचैनी आएगी और
और आप देखिए कि मोदी साहब के शुरू के भाषणों को भी देखिए आप तेजस्वी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषणों को देखिए, उनके कैंपेन को देखिए, वो इस इलेक्शन के या लोकतंत्र के पर्व को एंजॉय कर रहे हैं। वो खाना भी खा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, वो सब दिखा भी रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, थोड़ा हंसी विनोद भी हो रहा है। मोदी साहब एक चिढ़े हुए गुस्से में एक अजीब सा एक तेवर लिए हुए दिखाई देते हैं हर रैली में, और हमेशा दूसरों के भाषण में नुक्ताचीनी, उन्होंने ये कह दिया, उसका ये मतलब है। तो ये बड़ा मतलब जिसको कहें कि एक बहुत स्टीरियोटाइपिंग मोदी साहब ने अपनी कर दी है, और वो अब एक्सपोज हो गई है, वो लोगों ने पहचान लिया है। अब उसमें लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। अभी हमारे साथी थे, वो कह रहे थे कि अब कोई मोदी नहीं करता, वाकई नहीं करता, क्यों करेगा। तो उनकी कोई अब फैन फॉलोइंग उस तरीके की नहीं है। सोशल मीडिया पे भी राजीव जी क्या है कि ये लोग सोशल मीडिया की लड़ाई भी हार चुके हैं। सोशल मीडिया पे इनके पास केवल गाली गलौज देने वाला एक तबका बचा हुआ है, लेकिन ज्यादा क्रिएटिव वीडियो, ज्यादा क्रिएटिव लाइनें, ज्यादा कैची पोस्ट फेसबुक की या इंस्टाग्राम की या ट्विटर में, एक्स में, वो अब इनकी तरफ से नहीं आती हैं, वो दूसरे खेमे से आती हैं, क्योंकि दूसरा खेमा थोड़ा बिंदास है, थोड़ा सा खुला हुआ है, और इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो गाली गलौज वाले जो ट्रोल्स हैं वो इनके पास भरमार है। तो बड़ा विजिबल वो दिख रहा है हताशा का माहौल इनके कैंप में, और जिस तरीके का आज वोटिंग हुई है उससे तो लग रहा है, और मोदी साहब हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। कल सुबह तक उनका जो पहला भाषण होगा वो एग्जिट पोल होगा आज की पोलिंग का। जी बुशरा जी कुछ जोड़ रही हैं? जी, दो इंसिडेंट की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। अभी अगर आई एम श्योर आप में से सभी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा महुआ मोइत्रा का, जो वो कैंपेन कर रही हैं और उनसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है, और उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपकी एनर्जी का सोर्स, तो वो वहां पर एक्स कह रही हैं। मैं यहाँ वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी कि इतनी गंदगी भरी हुई है इन लोगों के जहन में कि आप देखिए, एक तरफ बात करते हैं नारी शक्ति की, नारी वंदन की बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कैसे पहली बात तो वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि थी, अब वो नहीं रही हैं, वो लगातार इलेक्शन कैंपेन वो कर रही हैं। एक वो जवाब देती हैं कि आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है, तो वो एक्स कहती हैं, उसको कुछ और शब्द से जोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो गंदा भद्दा कैंपेन जो है एक महिला के प्रति, एक महिला नेता के प्रति चलाया जाता है, इससे ये साफ पता चलता है कि कितने हताश और निराश हैं ये लोग। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी आईटी सेल के लोग, और अगर महुआ मोइत्रा को लेकर इस तरह की गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ इतना गंदा अगर कैंपेन ट्विटर पे किया जा रहा है, नगर वधु तो उनको खुद बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया था, वो सबके सामने है, और अब दूसरे एक वर्ड का इस्तेमाल, वो कोई खराब वर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से उस वर्ड का इस्तेमाल, फिर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और उनके सपोर्टर्स के पास और कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ महिलाओं का या दूसरे नेताओं का भी सिर्फ चरित्र हनन ही करते हुए वो नजर आते हैं, और यही सुपारी जो है वो मीडिया को भी मिल जाती है, और फिर मीडिया भी इसी तरह की गंदगी पे उतरकर वही तमाम हरकतें करता हुआ नजर आता है। शुक्र है उन फैक्ट चेकर्स का कि कम से कम वो फैक्ट चेक उन्होंने किया और ये पता चला कि इस तरह की कोई बात, कोई अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। तो इस स्तर पर राजनीति आ गई है, और इस स्तर पर आकर ये है मुद्दे जिन पर वोट जो है मांगे जा रहे हैं, और जिन पर एक ऐसी मजबूत नेता जो मुखर होकर लगातार पार्लियामेंट में बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर उनकी तमाम पॉलिसीज से लेकर सबकी धज्जियां उड़ाती रही, उनको पहले किस तरह से बाहर किया गया और उसके बाद अब उनके चरित्र हनन किया जा रहा है, ये सबने देखा है। दूसरा एक इंसिडेंट और राजीव जी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, वो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं यहाँ आपको इसलिए बता रही हूं कि मीडिया किस तरह से
एक सुपारी जैसे दी जाती है ना किसी को, उस तरह से काम करता हुआ नजर आता है। अभी हम सहारनपुर में मौजूद थे और सहारनपुर में प्रियंका गांधी की रैली को मैं कवर कर रही थी। एक गाड़ी दी जाती थी वहां पर, खुली गाड़ी, जिसमें तमाम मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे, कैमरा पर्सन से लेकर रिपोर्टर से लेकर सब जो कवर कर रहे थे। लगातार वो इन्फ्लुएंस दूसरे जो एक तरह से कहूं न्यूट्रल पत्रकार, जिसमें मैं भी शामिल थी, उनको इन्फ्लुएंस ये करते हुए नजर आए कि देखिए ये तो बिल्कुल फीकी, ये तो बिल्कुल एकदम बेकार ये रैली है, कोई मजा नहीं है, प्रियंका आ रही हैं, जब भी ये कुछ लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए, इस तरह की खबरें लगातार वो प्लान करते रहे और कोई खबर नहीं चलाई। जैसे ही प्रियंका गांधी जो है उन्होंने अजान की आवाज आई और उन्होंने अपने भाषण को रोका, फौरन तमाम जो जितने भी पत्रकार थे उनके मोबाइल निकल गए और सबने ये खबर जो है वो फ्लैश कर दी और तमाम मीडिया चैनल्स पर सबने देखी भी होगी कि अजान हुई, इस वजह से प्रियंका गांधी ने अपने भाषण को रोक दिया। उससे पहले वो भगवान राम और रामनवमी क्यों मनाते हैं और क्या है उसकी महत्ता और रावण और राम का फर्क वो बताती हुई नजर आ रही थी, वो कोई खबर नहीं थी। जैसे अजान के वक्त वो रुकी, वो खबर बन गई। तो मैं ये बता रही हूं कि कैसे जो पत्रकार हैं उनके जहन में भी जहर घोल दिया गया है, उनको सुपारी दे दी जाती है और वो एक एजेंडे, एक नैरेटिव के तहत काम करते हुए नजर आते हैं और यही नैरेटिव पूरे देश में ये बनाया जाता है कि देखिए एक प्रचंड लहर है, जहां बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं से 400 पार का नारा नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप तमाम चैनल्स खोलकर देखेंगे तो सब पर हेडर चल रहा है नरेंद्र मोदी का नारा 400 पार। तो जब बीजेपी नहीं कह रही है, लेकिन तमाम जितने भी सरकारी दरबारी मीडिया हैं वो तमाम ये नैरेटिव जनता के जहन में बनाने का काम करते रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि जमीन पर काम करो मत करो, लेकिन मीडिया में अपनी एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है भोकाली, वो बनाकर रखो तो सब कुछ चंगा सी। बिल्कुल बिल्कुल जो कह रही हैं आप, और जब आंखों देखी कुछ चीजें आती हैं सामने तो उसका कुछ अलग ही असर होता है, जो आप बता रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें, सहारनपुर की उस रैली की तस्वीरें हम लोगों ने खूब दिखाई हैं और उस रैली में कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, कितना उत्साह, कितना उमंग, वो सब लोगों ने देखा है और खासकर आप खुद कवर कर रही थी और पल पल की रिपोर्ट वहां से आप दे रही थी। तो अब अभी प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे कि कैसे तेजस्वी यादव की बातों को, बयानों को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज की ही खबर है और जमुई में उनके भाषण को, तेजस्वी यादव के उस बयान को हम लोगों ने एक नहीं बल्कि दो बार इसी कार्यक्रम में आज ही दिखाया है, सुनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मीडिया का एक धड़ा चीज़ों को अलग ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के बयानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरज रहे थे, तो दूसरी तरफ अभी देख रहा था मैं ट्विटर पे, बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है कि याद रखिए जब वोट देने जाइएगा तो ये जरूर याद रखिएगा कि रामलला के मंदिर को किसने बनवाया। क्या राम के नाम पे वोट मांगने का अधिकार या वोट मांगने की अनुमति ये चुनाव आयोग देता है? क्या धर्म के नाम पर वोट मांगने की अनुमति है इस देश में? आचार संहिता कहता क्या है उस आचार संहिता के अंदर, ये सब कुछ तो आपको देखना होगा। तो राम के नाम पे वोट मांग रही है बीजेपी और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। इसके आगे क्या कहेंगे अमलेंदु जी? जी निश्चित तौर पर राजीव जी, चुनाव आयोग तो जो है बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि बिल्कुल धतराश बना हुआ बैठा हुआ है और बल्कि जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने राजीव जी, वो ये कहीं ना कहीं कुछ सच प्रतीत होता है कि भाई मैच फिक्सिंग जो है एक तरीके से की हुई है। तो ये मैच फिक्सिंग ही एक तरीके से सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के प्रोपेगेंडा कर रही है, इस तरीके के धर्म के नाम पे मांग रही है। अमित शाह जो है रामलला का फोटो हाथ में उठाए हुए वोट मांग रहे हैं, इस तरह की सब चीज़ें आ रही हैं। प्रधानमंत्री जो है वो साफ बता रहे हैं कि वो सूर्य तिलक हुआ है राम जी का और बड़े भाग्यशाली रहे, वो चप्पल उतार के हवाई उसमें हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। वही हेलीकॉप्टर में चप्पल उतारने की जरूरत क्या पड़ेगी ये पता नहीं है, प्रधानमंत्री वो जाने की जरूरत क्यों पड़, अपना मसला है कि किसको चप्पल पहनता है, कहाँ चप्पल नहीं पहनता है। अब वो हवाई जहाज में चप्पल उड़ भी सकती थी, खैर वो अलग मसला है। कुल मिलाकर के राजीव जी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये साफ समझा जा सकता है कि जिस तरीके की है कि चुनाव आयोग जो है वो जिस तरीके की शायरी पढ़ रहे थे हमारे राजीव कुमार मुखी चुनाव आयुक्त, वो उसी तरीके का काम कर रहा है जिस तरीके की वो शायरी पढ़ रहे थे घटिया किस्म की, उसी तरीके के काम जो है इस तरीके के हो रहे हैं। तमाम जगहों से राजीव जी अगर ये मान लीजिए 25 ईवीएम मशीनों की अगर सिर्फ शिकायत एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रही है, इसका मतलब चुनाव आयोग फेल है। भाई आपकी जिम्मेदारी चुनाव को ठीक कराने की थी, छोड़ दीजिए आप निष्पक्ष और स्वस्थ और पारदर्शी मतदान की छोड़ दीजिए, लेकिन मशीनें ठीक काम करेंगी ये तो जिम्मेदारी आपकी थी।
कि जो आप मशीन लगाएंगे वो काम ठीक करेंगी। जी। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 मशीनें खराब हो रही हैं एक ही लोकसभा क्षेत्र में, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये चुनाव आयोग इसका मतलब फेलियर है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई इसमें कोई घपला नहीं है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है कि मशीनें खराब की गई, कि खराब हो गई, कि उनको लू लग गई, क्यों लग गई, किन बूथ पे हुई, सब बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ यही मान लिया जाए कि ये मशीनें वास्तव में ही खराब हो गई। तब भी ये मशीनें अगर 35 मशीनें या 25 मशीनें एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर खराब हो रही हैं, एक क्षेत्र में खराब हो रही हैं, तो ये किसका फेल्योर है? जाहिर सी बात है कि ये चुनाव आयोग का फेल्योर है। तो चुनाव आयोग को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और उसको अपने काम को ठीक से करना चाहिए था, जो कि उसकी जिम्मेदारी है। वो भाषण से या शेर व शायरी लिखने से काम नहीं चलेगा कुल मिला के राजीव जी। वही सारी चीज़ें सब सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और इन चीज़ों के बीच चाहे प्रधानमंत्री हो या उनकी पार्टी हो और धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात हो, और क्या ये सारी चीज़ें आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसकी तह में जाने की कोशिश कीजिए तो आप समझ में आएगा आपको कि अभी जो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से अखिलेश यादव के उस ट्वीट को लाइए, जो साथी बाद में जुड़े हों उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव जिस इस ट्वीट में जो कह रहे हैं, पहली लाइन देखिए, भाजपा के पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है, यानी पहले दिन का चुनाव और पहला शो ये फ्लॉप हो गया है। जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी अच्छी लग रही है, न घिसे पिटे डायलॉग्स अच्छे लग रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं भाजपाइयों को अब न जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अब नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन किया है, वो वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन। ये सब किस समाज के लोग हैं इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग भी हैं जिन्होंने बीजेपी का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी किया है कि हम किसी और को वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट देने भी नहीं जाएंगे। आपसे अपील यही है कि वोट देने जाइए। आपको कोई पसंद ना आए तो नोटा का बटन है वो जरूर दबा दीजिए, लेकिन इस्तेमाल कीजिए। उंगली पर वो निशान आप खुद लगता है तो लगता है कि हाँ, हमारे पास कुछ अधिकार था जिसका हमने सदुपयोग किया है। उस अधिकार का अभी भी समय है। 6 बजने में लगभग 33 मिनट्स 33 मिनट का समय बाकी है अभी 6 बजने में। उससे पहले जाइए और वोट देके आइए। आप जानते हैं कि 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है, आपको लाइन में खड़ा होना है। उसके बाद भी आप 6 बजे तक अगर आप लाइन में खड़े हो गए तो ये मान के चलिए कि आप भले 10 बज जाए वोट दे के ही आएंगे। और आखिरी समय में भीड़ ज़्यादा बढ़ती है। बहुत जगह अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आकर लाइनों में खड़े हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हमने आपको मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र की दिखाई थी अभी। तो ये जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं और इन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा लोगों में उत्साह है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कैंडिडेट को जिनको वो पसंद करते हैं उनको वो चुनना चाहते हैं, इसलिए वो वोट देने आए हैं। और भीड़ उस समय ये भीड़ है जिस समय आधी दोपहरी, मतलब पूरे के पूरे दोपहर का समय है। और वैसे दोपहरी में अगर यहाँ लोग हैं तो मतलब साफ है कि लोग चाहते हैं कि कहीं भी छोड़ा ना जाए और वोट दे के आए। इसके अलावा आपने वोट प्रतिशत आपके सामने हम लोग 3 बजे तक का रख चुके थे और इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो है उन लोगों का जो पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल में 4 सीटें हैं, तो पश्चिम बंगाल के लोग और त्रिपुरा के लोग, ये 2 जगहों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बाहर निकल के मतदान का इस्तेमाल किया है। एक कमेंट, अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं जल्दी से। प्रशांत टंडन जी, एक कमेंट आपका, फिर बाद में हम लोग शाम को 7 बजे न्यूज पॉइंट में बहुत सारी बातें करेंगे और समझेंगे कि क्या यहाँ से लोकसभा का चुनाव यानी अगली सरकार के लिए आज एक डायरेक्शन तय हो चुका है। ये जानेंगे न्यूज पॉइंट में, समझेंगे कि आज का ये जो मतदान, आज पहले फेज का चुनाव हुआ है, ये चुनाव क्या एक दिशा दिखा चुका है कि अगली लोकसभा कैसी बन रही है, सरकार किसकी आने वाली है, ये 102 सीटें क्या अगले 6
जो मतदान होने हैं उन 6 फेजेस के लिए एक आईना है। ये सब कुछ समझेंगे, जानेंगे, उस समय पड़ताल करेंगे इसकी हम न्यूज पॉइंट में शाम 7 बजे। लेकिन उससे पहले एक आप तमाम साथियों से क्लोजिंग कमेंट। प्रशांत टंडन जी। देखिए, ये कतारें जो हमने देखी है, जो अभी तक के वोटिंग परसेंटेज है, ये इस बात की गवाही है राजीव जी कि इस देश से लोकतंत्र कोई खत्म नहीं कर सकता। जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा वही खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो आज जो सुबह से शाम तक जो हम लोग बैठे और देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों से लोग चल के किस तरीके से मताधिकार अपना देने जा रहे हैं, और इसमें तमाम सारे वो लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, शिक्षित हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, थर्ड जेंडर के लोग हैं। तो ये सारे लोग इस देश के इस बात की जरूर गवाही दे रहे हैं कि लोकतंत्र की जड़ें इस देश में बहुत मजबूत है, भारत का संविधान सुरक्षित है, और इसको अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो ये लोग इसको नहीं होने देंगे। तो सबसे बड़ी तो ये एक संतोषजनक बात आज के मतदान से ये निकल के आती है। दूसरी बात कि निश्चित तौर पे जो इस तरीके का मतदान हुआ है, थोड़ी उदासीनता यूपी और बिहार में जरूर दिखाई दी है। वो उदासीनता क्यों है, किसके समर्थक उदासीन हुए हैं, किसके समर्थक मतदाता केंद्र तक पहुंचे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं, ये तो अब 4 तारीख को पता चलेगा। और एक आखिरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आज का मतदान कैसा हुआ इसका एग्जिट पोल हमको कल तक मिल जाएगा मोदी जी के भाषणों से। संविधान बहुत दूर तक जा चुका है, संविधान का मुद्दा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर के अध्यक्षता में बाकी लोग जो थे, उनके साथी सहयोगी, वो उसमें से 8-9 लोग जो थे वो सनातनी थे। तो आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कहां तक जा चुका है। सनातनी लोगों ने ये संविधान बनाया है, ये मुद्दा वहां तक पहुंच चुका है। अमलेंदु उपाध्याय जी। जी राजीव, मुद्दा बिल्कुल पहुंच चुका है। सनातनी लोगों ने संविधान बनाया था और इसी सनातनी संविधान को जो मोदी उखाड़ना चाहते हैं, ये भी बात पहुंच चुकी है जी। कुल मिलाकर के राजीव जी, ये जो बताया जा रहा है कि संविधान जो है, मतलब अब सफाइयाँ ये दी जा रही है कि संविधान को जो है हम नहीं हटा सकते। इसका मतलब राजीव जी, मोदी जी समझ चुके हैं कि मामला जो है वो अब खटाई में पड़ चुका है। कुल मिलाकर के आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं। अब जो संविधान सनातनी ने बनाया, पहले संविधान हटाने की बातें थी, फिर 400 सीटें चाहिए थी, 400 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए थी, फिर बाबा साहब भी आकर के संविधान नहीं बदल सकते हैं, उसको कोई नहीं बदल सकता है। ये जिस तरह की चीज़ें आ रही, तो अब जो सफाइयाँ सब आना शुरू हुई हैं वो साफ तौर पर बताया, मतलब इससे समझा जा सकता है। जो माथे पे लिखी हुई लकीरें राजीव जी, वो मोदी जी के, उनको पढ़ करके समझा जा सकता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है और क्या बीजेपी सोच रही है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा जी, समापन कमेंट आपका। जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरह से अभी प्रशांत जी और अमलेंदु जी ने कही कि नैरेटिव जो है वो विपक्ष बनाता हुआ नजर आ रहा है, और कैसे में वो नैरेटिव बना रहा है ये आप देखिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसके अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, उसको पैसे के लिए मोहताज कर दिया जाता है। तो पूरा मीडिया जो है वो सिर्फ एक सत्ता, एक पार्टी का गुलाम बनकर काम करता हुआ नजर आता है। अगर इस तरह की विषम परिस्थितियों में विपक्ष एक नैरेटिव बनाने में कामयाब रहता है, जन जन तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रहता है कि ये चुनाव संविधान को बचाने का है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, और फिर उस पर नरेंद्र मोदी नर्वस होते हुए नजर आए, बीजेपी नर्वस होती हुई नजर आए, उसका जवाब देते हुए वो नजर आए, और एक तरह से लोगों को ये कॉन्फिडेंस देते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, भाई आप घबराइए मत, हमें वोट कर दीजिए। तो ये बताता है कि कैसे इस बार चुनाव पिछले तमाम चुनावों से, 2 की मैं बात कर रही हूं, वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये चुनाव ये बता रहा है कि विपक्ष ने जो बातें कही हैं, खासतौर पर यहां पर मैं जिक्र राहुल गांधी का जरूर करना चाहूंगी। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ये अभूतपूर्व कामयाबी का ही नतीजा है कि ये जो बातें हैं वो लोगों तक, घरों तक
पहुंची हैं, जन जन तक पहुंची हैं, और इसीलिए वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है, और उस पर नरेंद्र मोदी, उस पर बीजेपी सफाइयां देती हुई नजर आ रही है। तो ये मैं कहूंगी कि 4 जून को नतीजे कुछ भी आए, लेकिन फिलहाल ये विपक्ष की एक बड़ी कामयाबी है। एक मुद्दा विपक्ष ने बना दिया है और वो मुद्दा है संविधान बचाओ। संविधान बचाओ जो है ये गांव-गांव तक ये मुद्दा पहुंच चुका है। संविधान अगर नहीं बचाएंगे आप तो देश नहीं बचेगा और ये आखिरी लड़ाई है आपकी। आप बाहर निकलिए, जमकर वोट डालिए, ये सब कुछ सारी बातें आज से नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से आप सुन रहे होंगे, और लगातार 3 नहीं बल्कि पिछले 10 साल से ये बातें होती रही। लेकिन इस चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें हैं जिसमें अलग अलग गारंटियां और अलग अलग न्याय की बातें हो रही हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र जिसे न्याय पत्र कह रहे हैं, या नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है जिसे वो संकल्प पत्र कह रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी की का जो घोषणा पत्र है वो भी आपने देखा, अखिलेश यादव ने भी घोषणा पत्र जारी किया, वो भी आपने देखा। और अब एक जागरूकता ऐसी आई है जिसमें लोग अपने देश, अपने संविधान, अपने लोकतंत्र को बचाने की कोशिश में भरी दोपहरी में बाहर निकल के मतदान करते हुए, और उसकी एक बानगी, उसकी एक तस्वीर आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बहुत कुछ दोस्तों हम सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं। पहला दिन मतदान का और पहला शो अखिलेश यादव, बकौल अखिलेश यादव, यह शो भाजपा के लिए फ्लॉप हो चुका है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के लिए यहां से कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अगली सरकार की तस्वीर आज तैयार हो चुकी है और यहां से हम ये पता लगा पाएंगे कि हां अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? ये सब कुछ जानेंगे अभी से ठीक 1.5 घंटा बाद न्यूज